भाई साहब से बात कर लीजिए, अगर अनम्यूट करें अपने आप को तो। कोई बात नहीं। तुम अभी सरस्वती उसके बाद धन्वंतरी वंदना तुम्हें ही करनी है, अच्छा अच्छा, क्या? इसलिए ठीक है, ठीक ठीक है। हेलो। अवनीश जी, जी सर। धन्वंतरी वंदना शुरू कर दीजिए। आरोग्य भारती के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, जी है जी ना? जी जी सर, पहले धन्वंतरी वंदना हम प्ले कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। हाँ हाँ, आवाज येते का? अच्छा हाँ उससे कर लो। हाँ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनाम्। चम्प्योपवातावनी वारिवहनी पञ्चप्रपञ्चात्मकृदेहभाजं सन्तापसम्पातजराज्वरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरेवामशमात्रमूर्तिं पूर्तिशतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। वन्दनं शतशतवन्दनं वन्दनं शतशतवन्दनं वन्दनं शतशतवन्दनं वन्दनं शतशतवन्दनम्। ना। अवनीश जी और लोगों का माइक अनम्यूट कर। जी सर, मैं बाकी लोग अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए जिसका माइक खुला हुआ है। सर प्लीज़ टाइम दीजिए मुझे। ठीक है। अवनीश जी, अब मैं आरोग्य भारती के बारे में शुरू करके जी सर, बुलाता हूँ। जी जी जी। ठीक। आरोग्य भारती द्वारा आयोजित इस वेबिनार में यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं व वक्ताओं का मैं डॉक्टर अतुल वार्ष ने हार्दिक वंदन व अभिनंदन करता हूँ तथा पूरे समय इस वेबिनार में आपके सहयोग के लिए आकांक्षी हूँ। आरोग्य भारती एक अखिल भारतीय स्वयंसेवी संगठन है जो 2002 से लगातार स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम व स्वस्थ राष्ट्र के लक्ष्य को लेकर संपूर्ण भारतवर्ष में अपना सेवा कार्य कर रहा है। चिकित्सा महाविद्यालय से जुड़ा होने के कारण मैं इसके चिकित्सा विद्यार्थी आयाम से जुड़ा हुआ हूँ तथा इस दायित्व से वर्ष भर विभिन्न सेमिनार, वर्कशॉप तथा हेल्थ कैंप का आयोजन कराने में सहयोग करता रहा हूँ। इन दिनों कोरोना काल में लॉकडाउन के समय आदरणीय भाई साहब अशोक जी वार्षिक की प्रेरणा से हमने वेबिनार की श्रृंखला शुरू करी 12 अप्रैल से, जो हर रविवार को हम करते हैं और आज उसका 12वीं श्रृंखला में 12वां कार्यक्रम वेबिनार का हम आयोजित कर रहे हैं। इस बार का हमने विषय
रोग निदान में टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के प्रयोग को लेके रखा है। जैसा कि हम रोग निदान विषय के स्वयं ही जुड़े हुए हैं और हम इतने सालों से देख रहे हैं कि रोग निदान आयुर्वेद का बहुत एक अच्छा विषय है, लेकिन उसका विकास उतना नहीं हो पाया है समय के अनुरूप। इस दिशा को देखते हुए इसमें आज के टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, ऐसा प्रयास लगातार पिछले वर्षों में हो रहा है। और इसलिए जैसे नाड़ी परीक्षा के लिए नाड़ी तरुणी जैसे कई यंत्र बाजार में उपलब्ध हुए, एक और यंत्र नाड़ी परीक्षा के लिए रूस के एक वैज्ञानिक ने बनाया। उसी तरीके से लगातार इस पर कार्य हो रहा है। इस नाते से इस बार हमने ये विचार किया कि इस विषय के साथ वेबिनार का आयोजन किया जाए। अब चूंकि ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का विषय था, इसलिए हमने हमारे उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख आईआईटी संस्थान आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर सर से अनुरोध किया कि वो हमें कुछ समय दें और अपना आशीर्वाद दें। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि विश्व प्रसिद्ध आईआईटी संस्थान आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर सर प्रोफेसर अभय करंडीकर सर हमारे बीच में हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद हमें दें। अवनीश जी, सर डॉक्टर अभय करंडीकर जी का वीडियो पिन कर दीजिए। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं सर 2 मिनट आपके बारे में परिचय अपने श्रोताओं को देना चाहूँगा, क्योंकि अभी आपके बारे में हमारे श्रोताओं को ज़्यादा पता नहीं है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। सर, प्रोफेसर अभय करंडीकर सर is currently serving as the director of IIT Kanpur. Earlier, he was the dean and the professor in the Department of Electrical Engineering in IIT Bombay. He has been instrumental in developing many path-breaking technologies and has been at the forefront of the several large initiatives both at the institute and the national level. He is the founding member and chairman of the Telecom Standards Development Society of India. He has done his MTech and PhD from IIT Kanpur, and currently he is working on 5G and rural broadband. He was awarded with so many awards. जिसमें गांव में जो है हमारे यहाँ हेल्थ केयर की व्यवस्था जो है उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। हमारे ग्रामीण निवासियों को कई दूर तक चलना पड़ता है प्राइमरी हेल्थ केयर के लेने के लिए भी। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम ये चाहेंगे कि जो हेल्थ केयर के क्षेत्र में जितनी भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है और हमारा जो ज्ञान है उसको हम अपने देश के आरोग्य को विकसित करने के लिए लगाए तो ये अच्छा रहेगा। As you all of you know कि India has a great history of the medical science. You know, several thousand years ago before BC that you know we had the science of Ayurveda developed, which was then used to treat पेशेंट। जब विश्व के किसी भी देश में मेडिकल के क्षेत्र में नॉलेज नहीं था उस समय भी हमारे देश में आयुर्वेद द्वारा काफी विकास किया गया था। But what has happened over the years as the modern technology developed, as the allopathy science developed, we could not actually use the modern technology interventions in the Ayurveda. And here I would propose that there are a lot of opportunities of applied, you know, scientific interventions and technology interventions in the healthcare using Ayurveda. और इसमें
साइंस के क्षेत्र में तो ऑफ कोर्स आप सभी लोग विशेषज्ञ और जानते होंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स और पैथोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, और इनका आयुर्वेद में तो उपयोग करना अभी बहुत आवश्यक हो गया है, ताकि हम इस साइंस को एज ए साइंस इट कैन बी डेवलप्ड. But the modern technology interventions, I would talk of two things. One thing is that जैसा कि आप जानते हैं कि डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सभी क्षेत्रों में इनका उपयोग हो रहा है, और जहां हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है और वहां पर therefore the amount of data that is available is so large. I feel that the use of data analytics and machine learning in Ayurvedic science to address the healthcare problem will be of huge help. डेटा ड्रिवन इंटरवेंशंस आयुर्वेद में बहुत कम है, और हमें लगता है कि नए तरीके से इलाज करने के लिए यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग can be very very effectively used in Ayurveda. In fact, जहां पर evidence based science है, जहां पर हम हमारे पास बहुत सारे इधर लक्षणों के और या उन लक्षणों का इलाज कैसे हुआ है उनके बारे में यदि हम डेटा इकट्ठा करते हैं मरीज का, तो उनको डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग जैसी टेक्निक यूज करके हम इस विज्ञान को और भी आगे विकसित करते हैं. अभी आपने नाड़ी तरंगिणी के बारे में बताया, उसमें एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का योगदान है, वो सेंसर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे कहते हैं. सेंसर टेक्नोलॉजी द्वारा हम जो हमारी नाड़ी परीक्षा है, हमारी जो नाड़ी है, उनके बारे में कई सारे सिग्नल्स इकट्ठा कर सकते हैं, और इन सिग्नल्स को फिर बाद में हम वैज्ञानिक तरीके से एनालाइज करके रोगियों का इलाज करने में भी काफी सक्षम हो सकते हैं. इनफैक्ट हजारों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ वैद्य जो किसी मरीज को सिर्फ नाड़ी परीक्षा से ही या उसका फेस देख के ही उनके इलाज के बारे में कर लेते थे, आज वही हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स या सेंसर्स टेक्नोलॉजी से उन बीमारियों को पकड़कर उनका साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं. So what I feel is that the use of sensor technology, Internet of Things, then driven by the data analytics and machine learning tool, can help develop the Ayurveda science in a great extent. And I think there is a lot of need for the Ayurveda practitioners to actually not only collect the data scientifically, but also to analyze the data and complement the allopathy medicine for addressing the healthcare needs of the country. Similarly, I think in this analysis, I feel that some of the techniques which are essentially again based on the analysis of Nadi is actually some of the most complex signal processing techniques. And I think they are so developed well that it would be possible to make use of that in our Ayurveda to diagnose the disease very, very effectively. तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि हम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो अभी नई तकनीक विकसित हुई है उनका उपयोग यदि हम आयुर्वेद में करें तो हमें हमारी हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में काफी हद तक सफलता मिल सकती है. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग debating whether this allopathy versus Ayurveda, if we try to use the technology intervention and analyze the problems scientifically, then I'm pretty sure that we will be able to address the healthcare needs of our country. So thank you very much. धन्यवाद. और जैसा कि मैंने कहा कि
मैं तो कोई एक विशेषज्ञ नहीं हूं, तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वंडरफुल टॉक्स विच आर देयर। हमारे साथ इस वेबिनार में कई सारे विशेषज्ञ यहाँ पर हैं और मैं उन सभी का जो भाषण अभी होने वाला है उसको सुनने के लिए उत्सुक हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत सही राह दिखाई है और इसीलिए हमने ये इस वेबिनार का आयोजन किया है कि सर अब जो भी इसके आउटकम्स होंगे हम आपसे संपर्क में रहेंगे और अगर जो भी एक मानवता के हित के लिए कोई नए यंत्रों के विकास में आप IIT का कोई योगदान होगा तो सर हम जरूर आप सब लोगों से बताएंगे। बहुत बहुत आभार सर। उसके बाद कार्यक्रम की अगली शुरुआत में हमने एक प्रतियोगिता शुरू की थी और उसके लिए भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। उससे पहले हमारे बीच में हमारे भाई साहब डॉक्टर सुनील जी जोशी जी भी उपस्थित हो गए हैं। तो अवनीश जी, जी सर, डॉक्टर सुनील जोशी जी का देखना अगर उनका भी वक्तव्य करा देते हैं। जी जी जी। फिर डॉक्टर सुनील जी जोशी हाँ, वो आरोप भारती से भाई साहब हैं, अनम्यूट उनका है। माइक और भाई साहब अनम्यूट है। अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा, मैं कर दे रहा हूँ दोबारा, शायद म्यूट हो। भाई साहब मैं कर रहा हूँ। दिख रहे हैं? हाँ हाँ, देख गए हैं, कर रहा हूँ। इससे पूर्व की डॉक्टर सुनील जी जोशी भाई साहब का वक्तव्य हो, मैं उनके बारे में भाई दो साहब लाइन अपने आप आप लोगों के अनम्यूट बीच करिएगा। रखना चाहूंगा उनके परिचय के रूप में। डॉक्टर हाँ, डॉक्टर सुनील जी जोशी वर्तमान में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय महासचिव हैं। भाई साहब ने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़ से अपनी BMS पूर्ण की है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक हैं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ी विद्यापीठ के सीनेट मेंबर हैं। वर्तमान में भाई साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अकोला के विभाग संघ चालक भी हैं और अमरावती विभाग सहकारी बोर्ड के संचालक हैं और वर्तमान में चीखली जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र में निवास करते हैं तथा वहीं आयुर्वेद चिकित्सा अभ्यास करते हैं। भाई साहब आज हम सब लोगों के बीच में हैं, ये हम सब लोगों का बहुत सौभाग्य है। भाई साहब से अनुरोध है कि वो अपना आशीर्वाद हम लोगों को दें। भाई साहब सुनील जी जोशी। नमस्कार अतुल जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई साहब, आ रही है भाई साहब, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा परिचय को करेक्ट कर दूं। हेलो। जी 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 भाई साहब, जी भाई साहब। हाँ भाई साहब। हाँ, विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक था, अभी नहीं हूँ। अभी तो आरोग्य भारती का पूर्णकालिक हूँ। जी जो गलती हो गया। और हाँ, अभी तो विद्यार्थी परिषद का मैं 1981 से 85 तक पूर्णकालिक था, अभी तो नहीं हूँ। शिक्षा पूर्ण करने के बाद पूर्णकालिक रहा। अभी वर्तमान में आरोग्य भारती का दायित्व है राष्ट्रीय महासचिव जी। वो आज के गलती से। इस विषय में मुझे सम्मानित होने का सौभाग्य मिला। मैं हमारे कोऑर्डिनेटर अतुल जी और पूरी टीम का और हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विषय तो बड़ा अच्छा विषय है। इसमें रोल ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा, रोग निदान। हमने हमारे BMS की पढ़ाई में रोग निदान को तो पढ़ा है और आज की जो पीढ़ी है आयुर्वेदा की, वो निदान को भी पढ़ती है और आज का जो विज्ञान है उसको भी पढ़ती है। मैं अभी जो विषय रखने वाला हूँ, थोड़ा सा जो नए पीढ़ी के चिकित्सक है, आयुर्वेदाचार्य BMS लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं,
शायद उनको थोड़ा मेरा विषय सुनकर दुख हो सकता है, उसके लिए मैं पहले ही सबसे क्षमा चाहूंगा। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी जब हम कहते हैं तो हमारे सामने आज के प्रगत मॉडर्न साइंस का ही पूरा विज्ञान आता है। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में जो निदान की पद्धति थी, उस पद्धति का सही ढंग से अभ्यास, बारीकी से अभ्यास होने की आवश्यकता भी है। उसको हम ना भूले। जो निदान पंचक हमने पढ़ा है, जिसमें निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, आप सभी ने पढ़ा है। जो यहाँ आयुर्वेद के और जानकार बैठे हैं उनको मालूम है। इस शास्त्र को ना भूले। वैसे तो चरक ने भी कहा था कि जो नए नए इन्वेंशंस आएंगे, चिकित्सा पद्धति आएगी, अंततोगत्वा हमारे रुकने के लिए यदि वो आवश्यक है तो उसका उपयोग करें, ऐसा बताया है। ये जो टेक्नोलॉजी शब्द आता है, इसमें ये टेक्नोलॉजी यानी ये फाइनल, उसने दिया रिपोर्ट यानी फाइनल, ऐसा नहीं होता कभी। हमारे जो निदान की पद्धति है, हमारे जो डायग्नोज करने की हमारे शास्त्र की जो पद्धति है, उसको हम ना भूलें। अभी तो मैं पढ़ता हूँ रिपोर्ट्स, उसमें लिखा होता है कि कोरिलेट विद क्लिनिकल डायग्नोसिस, वो भी तो पूरा दावा नहीं करते। और दर्शन स्पर्शन प्रश्ने ही रोगिनाम परीक्षित, ऐसा जो कहा है, दर्शन स्पर्शन, स्पर्श से रोगी की पहचान करना, उसको तपासना, उसको जांचना और फिर अपना निदान करना। ये पद्धति जो है वो पद्धति मैं समझता हूं आज के परिस्थिति में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हाँ, हम सपोर्ट के लिए अन्य जो टेक्नोलॉजीज है उसका उपयोग जरूर कर सकते हैं। जहां उपयोग करने की आवश्यकता वहां जरूर करें। उसको विरोध करने की, उसको अपोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज के जमाने में जो हो रहा है ना, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कई जगह तो डॉक्टर के पास मरीज जाने के बाद, सभी जगह मैं होता है ऐसा मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन अक्सर होता है कि जाने के बाद पहले उनके जो डॉक्टर के जो टीम होती है, असिस्टेंट्स होते हैं, वो मरीज को कुछ बातें पूछकर एक बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन का कागज उनके हाथ में थोप देते हैं। और पूरा इन्वेस्टिगेशन करके आने के बाद फिर जो जांचने वाला डॉक्टर है जिनके पास ये मरीज गया है, वो उनको जांचता है। ये कितना योग्य है, इसका भी विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, हमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ शंका है। टेक्नोलॉजीज का आधार लेकर हमारे डायग्नोसिस में कुछ उसका उपयोग होने वाला है। उस समय इस पूरे टेक्नोलॉजी का और जो पूरे जितने भी इन्वेस्टिगेशंस है, इसका उपयोग हम जरूर करें। लेकिन हमारा जो क्लिनिकल नॉलेज है, हमारा जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, हमारी जो पद्धति है, आयुर्वेद में अष्टविधा परीक्षा बताया है, इसको भूलना नहीं चाहिए। जैसा उसमें कहा है ना, नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, ध्रुव और आकृति, ये जो अष्टविधा परीक्षा बताया है, मैं तो समझता हूँ ये जो जितना भी आयुर्वेद में निदान के बारे में जितना भी बताया, अभी जो करंदीकर जी जो बोल रहे थे ना, उनके उसमें थोड़ा संदर्भ उसका आया है। हमारे परिभाषा को सिद्ध करने वाली टेक्नोलॉजी, उसका भी उपयोग, उसका भी विचार, उसका भी कुछ शोध हमारे चिकित्सकों ने करना चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। जैसा वो नाड़ी तरंगिनी का अभी उल्लेख आया, ठीक है, ऐसे आ सकता है, लेकिन केवल इन्वेस्टिगेशन यानी परिपूर्णता है, हाँ, उसका उपयोग करना, ये इसको मैं मानता हूँ। लेकिन हमारी जो संहिता है, हमारे जो शास्त्र है, आजकल संहिता वाचन तो भूल गए हैं लोग। संहिता वाचन कितनी जगह होता है? मैं आरोग्य भारती के कार्यक्रम के लिए जब जाता हूं तो हमारा मराठवाड़ा क्षेत्र में परभणी नाम का एक स्थान है। लास्ट 25 ईयर्स से वहां के जितने चिकित्सक है, प्रैक्टिशनर्स है आयुर्वेद के, उसमें एमडी भी है, उसमें प्लेन बीएमएस भी है, और सब जितने भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं रोज
1.5 घंटा बैठकर संहिता वाचन होता है, और उस संहिता वाचन में जितने भी कुछ ऐसे बिंदु है जो ध्यान में नहीं आते, उसके बारे में डिस्कशंस होता है, जानकार और अधिक प्रगल्भ व्यक्तियों से चर्चा भी करते हैं। तो ये जो है ना पद्धति, इस पद्धति को भी मैं समझता हूँ आज की भी और इस अवस्था में, इस जमाने में भी उसकी आवश्यकता है, उसको ना भूले। मैं तो समझता हूँ कि आयुर्वेद परिपूर्ण शास्त्र है, उसका गहराई से अध्ययन होना, सारे संहिताओं को पढ़ना, उसका पठन करना, उसको समझना, केवल BA MS की डिग्री लेने के लिए भागदौड़ करना और डिग्री लेते से ही और मॉडर्न की प्रैक्टिस करना, इसके लिए और BA MS के कॉलेजेस नहीं खुले हैं। यदि शास्त्र को और जीवित रखना है तो आधुनिक साइंस, आधुनिक ज्ञान का अभ्यास तो जरूर करना, लेकिन उसके साथ ही अपना जो आयुर्वेद है, जिसके हम चिकित्सक है, जिसके हम स्नातक है, उस आयुर्वेद की पढ़ाई सही ढंग से होने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं पीछे एक बार वो BM हेगड़े जी का एक किताब पढ़ रहा था। BM हेगड़े जी ने व्हाट डॉक्टर डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल, ऐसा एक किताब लिखा है, आप सबने जरूर पढ़ना। BM हेगड़े जी ने लिखा है, MD है, कई जगह और वाइस चांसलर भी रहे, बड़े विज्ञान है, बड़े विद्वान है। उन्होंने जो किताब लिखी है वो जरूर पढ़ना। उन्होंने उस किताब में उन्होंने कोट किया था कि टेक्नोलॉजी एंड स्किल शुड ओनली बी एडेड एसेट टू ए डॉक्टर, बट द कोर ऑफ एवरी डॉक्टर शुड बी क्वालिटीज ऑफ लव, कॉम्पैशन, केयरिंग एंड शेयरिंग, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसको कभी भूलना नहीं। और आजकल जो अवस्था थी ना हमारे सब डॉक्टर्स की, वैद्यों की, वैद्य नारायणो हरि, इस अवस्था से आज डॉक्टर के बारे में समाज में क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता है। जो आरोप लगते हैं ना कि इन्वेस्टिगेशंस में भी शेयरिंग है, इधर भी शेयरिंग है, मेडिसिन में भी डॉक्टर्स लोगों के रहता है, ये बड़ा वेदना और बड़ा दर्दनाक ये सब बातें हैं। इन सब बातों, समाज में क्या चर्चा हो रही है उसको सुनकर क्या उस बातों को हम हमारे पूरे जीवन में उसको दूर कर सकते हैं क्या, इसका भी चिंतन, इसकी भी सोच, इसका भी मनन होना आवश्यक है। और फिर उस अवस्था को वैद्य नारायणो हरि, कई ऐसे प्रैक्टिशनर थे कि फैमिली फिजिशियंस के रूप में, और कई फैमिलीज के घर में उनका प्रत्यक्ष और संपर्क था, प्रवेश था, जानते थे, सब फैमिलीज के पूरे मेंबर्स को जानते थे। आज संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर से वो अवस्था आएगी कि नहीं आएगी, इससे चर्चा हो सकती है, लेकिन वैद्य नारायणो हरि ये अवस्था आ सकती है। हमारा जो एक गौरव है ना चिकित्सकों का, उस गौरव को फिर से पाने के लिए जो भी कमियां हैं हमारे में, उस कमियों को दूर करना, शास्त्रों का सही ढंग से अध्ययन करना, संहिता का अध्ययन करना, संहिता वाचन करना, उसको समझना। संस्कृत में कई संहिता है, उसको समझने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगी। संहिता का जो शब्दों का जो अर्थ लगाना है उसके लिए परिश्रम करना पड़ेंगे। सब परिश्रम करके एक अवस्था तक आना चाहिए कि हाँ आयुर्वेद ने ये कहा है, ये निदान पद्धति है, और उसको समझ कर यदि हम चिकित्सा शास्त्र में आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता अतुल जी कि एक अच्छा और एक स्वर्णिम और अच्छा एक स्वर्ण काल जो आयुर्वेद के लिए अभी आने का प्रारंभ हुआ है, उसमें हमारा योगदान सबका रहेगा। आधुनिक शास्त्र को विरोध करने की, किसी शास्त्र को विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। सब पैथियां, मैं जब आरोग्य भारती में जब काम कर रहा हूं तो आरोग्य भारती के पूरे स्ट्रक्चर में सब पैथी के डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है। हम तो होलिस्टिक अप्रोच से चिकित्सा होना चाहिए, ऐसा ही कहते हैं। जिस शास्त्र में जो अच्छा है उसको लेना, आगे बढ़ना। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई शास्त्र अधूरा है, अपूरा है, ऐसा नहीं समझना। इन सब बातों को ध्यान में रखकर और इस विषय में यदि थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे, तो मैं समझता हूँ कि
इस विषय के और इस संदर्भ में आयोजन का और सफलता हुई है, ऐसा हम समझ सकेंगे। मैं समझता हूँ प्रारंभ में इतना ही कथन मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भाई साहब। जैसा हमें आपसे उम्मीद थी, आपने बिल्कुल सही कहा है। हमें पुरानी निदान के तरीकों को और आधुनिक तरीकों को एक तारतम्य बनाकर ही चलना होगा, तभी सफलता पाएंगे। आज टेक्नोलॉजी के ज़्यादा प्रयोग के कारण हमारा नया जो चिकित्सक समाज है वो पूरी तरीके से उस पर आश्रित हो गया है। जो पहले हम लोगों के एक साइन एंड सिम्टम्स पर ध्यान देते हुए पेशेंट की डायग्नोसिस बनाने में समय खर्च किया जाता था, हिस्ट्री लेने में आदि बात उसकी समझ में आ जाती थी, अब हमारे नए चिकित्सक उतना समय नहीं दे पा रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं दोनों के बीच में तारतम्य बना के चलना होगा। यही आज के लिए समाज की आवश्यकता है। बहुत बहुत आभार भाई साहब। सभी हमारे श्रोता और वक्ताओं को मैं चूँकि ये निदान का आज हमारा विषय है और हमारी निदान के पूरे भारतवर्ष के लोगों को मैंने इस वेबिनार में आज जोड़ने का प्रयास किया है। वेबिनार के अगले शैक्षणिक सत्र को शुरू किया जाए उससे पहले मैं 10 मिनट एक हमारे जो रोग निदान परिषद बनी हुई है सारे निदान के लोगों के लिए, उस रोग निदान परिषद का अब रजिस्ट्रेशन हुआ है एकेडमी ऑफ रोग निदान के नाम से। हमने अगस्त 15 में एक व्हाट्सएप ग्रुप से रोग निदान परिषद की शुरुआत की थी, जो अब पिछले वर्ष नवंबर 19 में उसकी औपचारिक रजिस्ट्रेशन एकेडमी ऑफ रोग निदान नाम से नागपुर में हुआ है और सारे भारत के लोग उसके सदस्य हैं। मार्च 19 में हमने एक अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें सारे भारतवर्ष के सेकेंड ईयर से सारे इंटर्न तक के सभी लोगों ने एक षट क्रियाकाल विषय पर निबंध प्रस्तुत किए थे छात्रों ने, जिसमें हमें 106 एंट्री प्राप्त हुई थी। उसमें से 4 लोगों को हम लोगों ने इनाम के लिए शुरू के 4 लोगों को चुना था। आज चूंकि सारे हमारे बीच में निदान के विशेषज्ञ हैं, तो मैंने उस विषय को सोचा कि हम लोग उनको इनाम देने वहाँ तक कोई आयोजन सेमिनार का नहीं कर पा रहे थे। इसी वेबिनार के माध्यम से उन 4 छात्रों को इनाम के लिए एक पुरस्कार वितरण समारोह भी शुरू किया है। मैंने जब ये एक उदाहरण है इस बात का कि हमें किसी भी चीज़ के लिए शुरुआत करनी होगी और शुरुआत जब करते हैं तो सारे रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मेरे मन में जब ये विचार आया कि एक अखिल भारतीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता करनी है, तो उस समय ये विचार करने वाला मैं अकेला था, मेरे पास उस समय टीम नहीं थी। लेकिन जैसे ही विचार मैंने ग्रुप में रखा, हमारे प्रोफेसर एक श्रीधर राव जी हैं, उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट उसमें दी। सारे भारतवर्ष के सारे कॉलेज के लिए सूचना, सारा डेटा इकट्ठा करना, सब छांटना और तुरंत वो टेक्नोलॉजी की समस्या हल हो गई। दूसरी चीज़, किसी भी आयोजन के लिए जो जरूरी होती है वो होता है पुरस्कार वितरण के लिए धन की समस्या। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर जीपी उपाध्याय जी ने जैसे ही ये सुना कि प्रतियोगिता शुरू हो रही है, उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन करके कहा, अतुल जी मेरी ओर से छात्रों को 20,000 रुपये इनाम का मैं दूंगा। मैं तो जब तक सोच भी नहीं पाया कि मुझे आयोजक को, किसी को प्रायोजक को ढूंढना है, तब तक गुरुजी ने ये समस्या भी हल कर दी। अगले दिन मैंने विचार किया कि जज कैसे होंगे। मैंने जैसे ही कहा, हमारे सारे जज लोगों ने खुद ही अपने बढ़ के कहा कि हाँ हम इसके लिए समय देंगे, और वो प्रतियोगिता समय पे पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों के अपने वहीं से जो जहाँ था वहीं रहते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पिछले वर्ष वो प्रतियोगिता संपन्न हो गई और 4 छात्र हमारे उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार हम लोगों ने दिए।
हमारे बीच में तो चारों छात्र अगर हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, मैं आवाज सुन रहा हूँ। आपने कुछ मेल पे भेजा था सर। हाँ, डॉक्टर निकिता सर एक ने सेकंड प्रथम पुरस्कार सर, वो मैं मेल से थोड़ा सा प्राप्त करा है। मैं मेल से थोड़ा सा निकिता का फोटो, सर निकिता अपने, सर प्लीज गिव मी सम हाँ टाइम। देख लीजिए, आपको डिस्प्ले चल रहा होगा डॉक्टर कंप्यूटर निकिता के नाम से। सर, कंप्यूटर कोई नहीं। डिस्प्ले चल रहा होगा। ठीक है। प्रोसेस चल रहा है। डॉक्टर निकिता अगर मेरी आवाज सुन रही है, उनका माइक अनम्यूट कर दीजिएगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर निकिता का। निकिता कोहली नाम से है, उनको अनम्यूट कर दीजिएगा। जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, निकिता कोहली जी। जी सर। हाँ, निकिता कोहली, आपको इनाम के स्वरूप 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आरटीजीएस द्वारा कर दिए गए हैं। हाँ जी। और हमारी एकेडमी बहुत गर्व का अनुभव करती है कि हमारी किसी छात्र के लिए हमने अपना एक उसके कार्य के देखते हुए बहुत अच्छा आपने लिखा और सभी ने उसको पसंद किया है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आज आपके सभी गुरु लोग आज आपके बीच में, डॉक्टर निकिता। यस सर। हेलो जी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है। आप कहें। इनका वीडियो डॉक्टर साहब अवनीश जी, वीडियो इन्होंने खुद बंद किया हुआ सर, वीडियो हमने नहीं बंद किया। अच्छा निकिता जी आप अपना वीडियो खोल लीजिए। अवनीश जी, जी सर इनका फोटो आ रहा है उस पे? नहीं सर, आपने लेट से भेजा, वो डिस्प्ले स्क्रीन नहीं हो मेल पा खुली? रहा। नहीं मेल नहीं खुल पा रहा है इस समय, वो लाइव चल रहा है ना सर। अच्छा कोई बात नहीं। इनको आप ये खुद आ जाएंगी। डॉक्टर निकिता जी आप बोलिए। Firstly, I will thank my principal sir, Dr. B.S. Kasat, for allowing me this to participate in this competition, and then Roga Nidana Department HOD, Dr. Manjula ma'am, for hello. Yes ma'am, please continue, go ahead. बोलिए। Yeah. I will thank them and my college also, Shri BMK Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum. And it was a very great opportunity to participate in the essay, and I had a very great experience also to know about the Kshatriya Kala. Like उसकी वजह से ज़्यादा Kshatriya Kala का उपयोग हमारे डेली रोगा एनालिसिस में कैसे हो सकता है वो। हेलो। Yes ma'am, go ahead. Please continue ma'am. Oh, ठीक है, she has mute. कोई बात नहीं। अवनीश जी, डॉक्टर आप म्यूट कर लिया डॉक्टर ma'am. रुचिता का, जी डॉक्टर हाँ, रुचिता। वो उनको 2 मिनट का ही समय था, 2 मिनट का समय था। डॉक्टर रुचिता है दूसरे नंबर पर, जी रुचिता प्रभाकर वोम्बाटकर। जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा रुचिता डॉक्टर रुचिता सुन पा रही हैं? जी। अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा आप। डॉक्टर रुचिता। यस सर, मैंने अनम्यूट कर दिया है। जी आप डॉक्टर रुचिता जी आप बोलिए आप। जी सबसे पहले रोग निदान परिषद इंडिया और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मंथन ऐसे 2019 के डॉक्टर अतुल वाजनेर सर, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके हम लोग को चांस दिया कि हमारे थॉट्स हम एक्सप्रेस कर सके। और मेरी मतलब सक्सेस में हमेशा मुझे बधाई देने वाले और हमें हमेशा आशीर्वाद देने वाले और फेल्यूर में हमेशा इनकरेज करने वाले हमारे कॉलेज के निदान डिपार्टमेंट के एचडी डॉक्टर विपुल कानानी सर, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सर थैंक यू सो मच, यू ऑलवेज एनकरेज मी, ऑलवेज सपोर्ट मी। एंड मेरे मम्मी पापा और मेरी ये दीदी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये जो मेरा रैंक है ये सिर्फ मेरा नहीं, इन सब लोगों का है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। उसके बाद 3rd नंबर पर
डॉक्टर ठक्कर यात्री कनुभाई, डॉक्टर यात्री नाम से होगा, डॉक्टर यात्री ठक्कर देख रहा हूँ सर, दिख रही हैं? देख रहा हूँ सर, मैं मोबाइल से देख रहा हूँ ना। हाँ। ये काम मैं मोबाइल से कर रहा हूँ सर एक्चुअली। वो अच्छा, डिस्टर्ब दिख रही है ये? हाँ हाँ दिख रहे हैं हमको, देखिए डॉक्टर यात्री ठक्कर जी। गुड इवनिंग सर। जी। हेलो। यस मैम प्लीज। हाँ, आ रही आवाज, आपकी आवाज आ रही। हाँ, ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जिन्होंने मंथन रोग निदान ऐसे कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन किया और हमें इतना अच्छा चांस मिला कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द जजेस जिन्होंने हमारे ऐसे को चूज़ किया और क्वालिटी ऑफ ऐसे मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये 3 नंबर 4 नंबर दिए। नेक्स्ट स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर यूटी रावल सर, डॉक्टर आनंद पॉल सर, डॉक्टर निर्मल अलोदरिया सर एंड प्रिंसिपल ऑफ जेएस आयुर्वेद महाविद्यालय डॉक्टर लपी पटेल सर। उन सबकी मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि उन लोगों के गाइडेंस की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। गाइडेंस और सपोर्ट उन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया है और आई एम सो मच थैंकफुल टू गॉड एंड माय फैमिली जिन्होंने मुझे आज तक यहाँ तक पहुँचने के लिए सपोर्ट किया है एंड थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू। हमारे अगले विजेता डॉक्टर निर्मल राठौड़, ये एक सेकंड, निर्मल राठौड़ जी हैं। डॉक्टर निर्मल यस, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। निर्मल राठौड़ जी, यस सर, यस सुन पा सर। रहे हैं? हाँ, हाँ जी सर, आप- हाँ जी सर। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। वीडियो अपना ऑन करें। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर अनिकेत सिल्वन सर जिन्होंने बहुत एंकरेज किया और यहाँ तक पहुँचाया। मैं भी थर्ड ईयर का छात्र हूँ और जब ये प्रतियोगिता हुई तब मैं सेकंड ईयर में था। तब रोग निदान एक नया था। तब ये सर्ट क्रियाकाल जैसे कंसेप्ट भी हम लोगों ने अच्छे से समझे नहीं थे, लेकिन फिर भी अनिकेत सिल्वन सर जो हमारे रोग निदान के प्राध्यापक थे उन्होंने बहुत मदद की और फिर ऐसा अच्छा एक टॉपिक हमारे समझ में भी आया। तो थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑल। सभी विजेताओं को राशि उनके खाते में पहुंचा दी गई है। सबके सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन भेज दिए गए हैं और इस प्रकार एक ये शुरुआत एकेडमिक एक्टिविटी की रोग निदान एकेडमी की ओर से शुरू की गई है। हमारे सभी जो इसके सदस्य हैं वो इसी प्रकार अन्य एक्टिविटी चलाते रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हमारे गुरु प्रोफेसर जीपी उपाध्याय का मैं पुनः आभारी हूँ कि उनसे हमें सहयोग मिला। प्रोफेसर श्रीधर राव जी का, उनसे टेक्नोलॉजिकली सहयोग मिला और हमारी एक जो डॉक्टर सविता कटवाल हमारी एकेडमी की सदस्य हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट्स बनाने में और उसमें काफ़ी सहायता की। मोहम्मद यूनिस जी, पूरी टीम हम लोगों की अपने आप ही जुड़ती गई, मेरा ये कहना है। अब इसके बाद में आज इस वेबिनार की पुनः शुरुआत करते हुए वैद्य घनश्याम कोडवानी सर हम लोगों के बीच में है। डॉक्टर अवनीश जी, कृपया वैद्य डॉक्टर घनश्याम कोडवानी सर का आप वीडियो देख रहे हैं, वो सर इसी नाम से हैं। प्लीज अपने आप सर को को अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो। यस सर। हेलो, आ रही है बस? आ रही सर, मेरी आवाज आ रही? आ रही है सर। मैं आप सबको, हमारे सारे श्रोताओं को 1 मिनट उनका सर का परिचय देना चाहूँगा। वैद्य घनश्याम कोडवानी सर एमडी रोग निदान व एमडी चिकित्सा दोनों से उन्होंने किया है और वर्तमान में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर में डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान में प्रोफेसर एंड हेड हैं। सर का 30 साल से अधिक का अध्यापन अनुभव है और 12 रिसर्च पेपर सर के प्रेजेंट हुए हैं और 15 पब्लिकेशंस हुए हैं। सर को बहुत अवार्ड्स मिले हुए हैं जिसमें बेस्ट टीचर अवार्ड, धन्वंतरी अवार्ड और पंचकर्म अवार्ड प्रमुख है।
और सर बीएचयू के बोर्ड ऑफ स्टडीज के भी मेंबर रह चुके हैं और सीनियर होने के नाते महाराष्ट्र सरकार की लगभग हर एडवाइजरी साइंटिफिक बोर्ड में सर सदस्य रहते हैं। और हमने जब से अपनी एकेडमी बनाई थी, सर के बारे में सर के विद्यार्थियों ने इतनी तारीफ जैसे कि आज हर क्षेत्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में भी सर के बहुत स्टूडेंट हैं और महाराष्ट्र में तो खैर एक सर की लंबी परंपरा है। और सर के बारे में सबने एक ही बात बताई कि सर का क्लिनिकल बहुत अच्छा है, सर बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। तो मेरी एक शुरू से अभिलाषा थी कि अभी ऐसा मौका मिलेगा कि सर को मैं आमंत्रित कर सकूं, और हमारा सौभाग्य है कि कोडवानी सर आज हम लोगों के बीच में कुछ अपना लेक्चर देंगे। आदरणीय कोडवानी सर, कृपया अपना उद्बोधन दें। जी नमस्ते, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूं कि इस कोविड-19 के काल में सभी वैद्य मित्र स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज इस वेबिनार में रोग निदान के लिए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का महत्व इस विषय पर चर्चा शुरू है। आयुर्वेद में व्याधि का निश्चितीकरण या निदान करने के लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस पर विशेष बल दिया गया है, किंतु आज समय की आवश्यकता है कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की सहायता से निदान में सूक्ष्म अति सूक्ष्म निश्चितीकरण किया जाए, क्योंकि आचार्यों ने पहले भी कहा है कि प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम। तो जो शरीर में कई चीजें छुपी हुई है जो प्रत्यक्ष रूप से हमें नहीं दिखाई देती है, वो हम अनुमान प्रमाण से जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम यंत्र से जानने की कोशिश करें, ये ऐसा मेरा मत है। और जैसे कि इसके उदाहरण स्वरूप में बताना चाहूंगा, जैसे कि मज्जा, पृष्ठ, कटिशूल से संबंधित आयुर्वेद में वर्णित व्याधियों में मज्जाग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह, गुदरसी, अस्थि मज्जा, गतवात आदि का उल्लेख आता है। इन व्याधियों का क्लिनिकल डायग्नोसिस कर हम वातिक व्याधि की चिकित्सा शुरू कर देते हैं, किंतु हर बार हमें उपशय मिलेगा, यश मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए टेक्नोलॉजी की सहायता से हम इनका अचूक निदान कर सकते हैं और चिकित्सा में निश्चित उपशय प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी पृष्ठवंश की व्याधि में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज एमआरआई तकनीक का विशेष महत्व है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम का एमआरआई करने के पश्चात पहले तो हम ये जान जाएंगे, ये सुनिश्चित कर लेंगे कि रुग्ण की व्याधि औषध चिकित्सा से ठीक होगी या इसे सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है। ये दो मुख्य मुद्दे पहले ही क्लियर कर लेना आवश्यक हो जाएगा। जब हमें क्लियर हो जाएगी ये हमारे बस क्या रोग है, औषधि चिकित्सा से हम ठीक कर सकते हैं, तो फिर हम ये जानने की कोशिश करें उसमें क्या क्या होता है। तो एमआरआई की जो फाइंडिंग्स आती है उसमें वर्टिब्री की अवस्था, जैसे वो उसमें फ्रैक्चर है क्या, उसमें ऑस्टियोफाइट्स आए हैं क्या, उसमें डिजनरेशन है क्या, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हुआ है क्या, इन बातों का ज्ञान होता है। उसी तरह इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो रहती है उसकी कुछ अवस्थाओं का वर्णन रहता है, जैसे उसका डिजनरेटिव डिस्क है, उसमें वो हार्ड हो जाती है, थिक हो जाती है और उसको नाम देते हैं कि डिजनरेटिव डिस्क हो गई है, या उसमें थिनिंग हो जाती है, बहुत बारीक हो जाती है, छोटी हो जाती है, जो कटिशूल के लिए मुख्य कारण बन जाती है, तो उस प्रकार की डिस्क है क्या। तीसरा उसमें फाइंडिंग हमें दिखाई देती है डिस्क बल्जिंग है क्या, या डिस्क प्रोलैप्स भी क्या है, यानी वो डिस्क जब फूल जाती है, मोटी हो जाती है, तब उस कंडीशन को कहते हैं कि डिस्क बल्जिंग हो गई है। उसके बाद एक और कंडीशन आती है डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन में एक्सट्रूजन, प्रोट्रूजन, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। अर्थात इस कंडीशन में जो डिस्क रहती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क रहती है, अपने स्थान से बाहर निकल के आ जाती है, सरक जाती, स्थान भ्रष्ट हो जाती है। उसके बाद एक और शब्द आता है सिक्विस्ट्रेशन, अर्थात एडवांस स्टेज ऑफ हर्निएशन, यानी वो जो डिस्क रहती है न्यूक्लियस के सहित अपने स्थान छोड़कर बाहर आ जाती है। इस तरह से जो अवस्थाओं का वर्णन उस डिस्क से संबंधित है, और ये इसी के आधार पर उस पेशेंट में तो वेदना तो सामान्य ही रहती है, कटिशूल प्रधान लक्षण रहता है, मुख्य लक्षण रहता है, पर वो वात व्याधि की अलग अलग अवस्थाएं हैं, उसका हम निदान निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इसमें से जो सिक्विस्ट्रेशन वाली अवस्था है उसमें आयुर्वेदिक औषध चिकित्सा एवं पंचकर्म से विशेष लाभ नहीं होता है, ये हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। और इस कंडीशन में सिक्विस्ट्रेशन वाला न्यूक्लियस के सहित डिस्क जब बाहर आ जाती है, उस कंडीशन में सर्जिकल इंटरवेंशन आवश्यक है। अर्थात उस समय हम पेशेंट पर उसका समय नष्ट करें, उसका पैसा नष्ट करें, ये आवश्यक नहीं है। उसे एडवाइस कर लेना चाहिए, भैया
तेरी केस औषधि चिकित्सा से ठीक नहीं होगी, आप सर्जिकल इंटरवेंशन करा लीजिए। अन्य जो बाकी व्याधि है, अन्य जो अवस्था है जैसे डिजनरेशन और थिनिंग ऑफ डिस्क है, इस वाली अवस्था को हम आयुर्वेद के हिसाब से कटिग्रह ये निदान कर सकते हैं और उसमें हम आयुर्वेदिक चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सा तो निश्चित उपशय देती है। कटिग्रह का कोरिलेशन हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस इस व्याधि से करते हैं और उसको आयुर्वेदिक चिकित्सा से ही उपशय मिलता है। इसके बाद एक डिस्क बल्जिंग की अवस्था है। इस व्याधि के जो डिस्क बल्जिंग वाली अवस्था में उस रुग्ण में गुदरसी के सदृश सभी लक्षण दिखाई देते हैं। उस अवस्था में भी हम गुदरस व्याधि का निदान कर लेते हैं और गुदरसी व्याधि की चिकित्सा शुरू करें। आप जो भी गुदरसी की औषधि चिकित्सा दे, पंचकर्म चिकित्सा दे, कटी बस्ती दे, बढ़ती बस्ती दे, आप हर मैंने आप देखोगे गुदरसी व्याधि की कई वैद्य अपने अपने हिसाब से चिकित्सा करते और वो बल्जिंग वाली स्टेज है तो निश्चित गुदरसी व्याधि के लक्षण है, उसमें आप आयुर्वेदिक चिकित्सा से उपशय रुग्ण को दे सकते हैं। उसके बाद एक अवस्था है डिस्क हर्निएशन में एक्सट्रूजन प्रोट्रूजन, अर्थात जिसमें डिस्क अपने स्थान से बहुत आगे सरक गई रहती है। इस व्याधि का भी उल्लेख है हमारे आयुर्वेद में। एक अस्थि मज्जागत वात करके व्याधि है जिसमें तीव्र वेदना रहती है, दंडहस्तम के समान वेदना होती है। ये अवस्था भी हम आयुर्वेदिक चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं। यानी हमने इसी तरह उसका एमआरआई किया और उसकी अवस्था देखी और उसमें हम कौन सी चिकित्सा कहाँ करना चाहिए उसका स्थान निश्चित कर सकते हैं। स्थान संश्रय कहाँ हुआ है, व्याधि की माने अवस्था कहाँ तक गई हुई है, इस तरह से हम आयुर्वेदिक वे से उसका निदान कर सकते हैं। इसी तरह सर्वाइकल वर्टिब्रा के भी हम एमआरआई करते हैं, उसके रिपोर्ट्स में भी मन्याग्रह अवभावुक इस तरह की व्याधियों का निदान निश्चित किया जाता है। उसमें भी फिर वही डिजनरेशन मिलेगा, थिनिंग मिलेगा, बल्जिंग मिलेगा, एक्सट्रूजन या प्रोट्रूजन मिलेगा या फिर सिक्वेस्ट्रेशन मिलेगा। उस हिसाब से फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या मन्याग्रह जिसको हम कोरिलेट करते हैं, हम आयुर्वेदिक चिकित्सा देंगे, निश्चित फायदा होगा। यानी हमें अचूक निदान होगा, निश्चितीकरण करने में हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये बात इसी जैसे पृष्ठवंश की मस्कुलोस्केलेटल डिसीज के अलावा पृष्ठवंश से संबंधित अन्य वात व्याधियां जैसे सर्वांगघात है, पंगुत्व है, कंप्रेसिव माइलोपैथी है, इसकी तुलना कर भी हम निदान कर सकते हैं। एमआरआई से हम बेनिफिट ले सकते हैं। यदि मन्या भाग का सर्वाइकल एमआरआई किया हुआ है और उसमें डिजनरेटिव कंप्रेशन होकर सर्वाइकल माइलोपैथी डेवलप हुई है, यानी उस अवस्था में रुग्ण में सर्वांगघात के लक्षण क्लिनिकली रुग्ण में उभय हस्तपाद कर्मानी ये लक्षण मिलेगा। रेडियोलॉजिकली डायग्नोसिस आपको मिलेगा कॉम्प्रेसिव माइलोपैथी। अब वो कॉम्प्रेशन जो हुआ है अगर वो डिजनरेशन से हुआ है, सिंपल बल्जिंग से हुआ है, तो हम उस समय आयुर्वेदिक चिकित्सा पंचकर्म चिकित्सा कर सकते हैं, रुग्ण को उपशय मिलेगा। यदि ये सर्वाइकल माइलोपैथी हमको एमआरआई में ये सर्वाइकल कंप्रेसिव माइलोपैथी दिखाई देता है कि वो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन है, डिजनरेशन की वजह से नहीं है बल्कि उसमें एसओएल है, स्पेस ऑक्युपाइड लीजन है, कोई ग्रंथि हुई है उस स्पाइनल कॉर्ड की चारों तरफ जो कवरिंग रहती है ड्यूरामीटर, पैरामीटर, अरेग्नाइडमीटर, वो इंट्राड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल इस प्रकार से कोई ग्रोथ होकर के उसके ऊपर दबाव देती है, उस कंडीशन में भी सर्वांगघात के लक्षण निर्माण होते हैं। अब उस अवस्था में यदि हम पंचकर्म करेंगे, बस्ती देंगे तो रुग्ण में उपशय नहीं मिलता है, क्योंकि इस कंडीशन में सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है। यानी हम निदान अचूक कर सकते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी का फायदा हमको एमआरआई से हो सकता है। उसी प्रकार पंगुत्व व्याधि, पैराप्लेजिया सभी जानते हैं। इस व्याधि में अधिष्ठान कटी प्रदेश में रहता है। यहाँ यदि डिस्क जनरेशन है या कैनाल स्टेनोसिस की वजह से कंप्रेसिव माइलोपैथी डेवलप हुई है और उसको रुग्ण को पंगुत्व हुआ है, तो निश्चित मैं गारंटी से बोलता हूँ कि हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा से उपशय मिलेगा। आप पंचकर्म करिए, औषध चिकित्सा दीजिए, कटी बस्ती दीजिए, बस्ती थेरापी करिए, रुग्ण को निश्चित फायदा होगा। बट वर्टिब्रा फ्रैक्चर हुआ है या लंबर रीजन में एसओएल स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन होकर के कॉम्प्रेशन हुआ है, उस कंडीशन में रुग्ण को पंगुत्व हुआ है, तो हमारी चिकित्सा वहां कार्य नहीं करेगी। उस समय भी उसको रुग्ण को शस्त्रकर्म चिकित्सा की आवश्यकता है। ये हम रुग्ण को कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हमको मिलते रहता है। इसीलिए तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है, प्रत्यक्षम ही यद दृष्टम शास्त्र दृष्टम च यद भवेत समासेन तद उभयम भूयो ज्ञान विवर्धनम। अर्थात प्रत्यक्ष और शास्त्र में, प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है और शास्त्र में जो लिखा गया है, इन दोनों को एकत्र कर हमको ज्ञान वृद्धि करना चाहिए।
इसी का मैंने थोड़ा अलग स्वरूप में वर्णन करता हूँ कि प्रत्यक्षम ही यद दृष्टम यंत्र दृष्टेन च यद भवेत् समासेन तदुभयम भूयो ज्ञान विवर्धनम। अर्थात जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है और यंत्र की सहायता से जो दिखाई देता है, दोनों को एकत्रित करके अध्ययन करिए और एक निश्चित निदान करिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। वातव्याधि के संदर्भ में आयुर्वेद में सर्वांगत वातव्याधि का और एक उल्लेख आता है। इसके अंतर्गत हम GBS एक डिसीज है, गुइलेन-बेरी सिंड्रोम, जिसका कोरिलेशन हम सर्वांगघात व्याधि से करते हैं। इस व्याधि में व्याधि का निश्चितीकरण एक टेस्ट है EMG एंड नर्व कंडक्शन, अर्थात इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड नर्व कंडक्शन। इस परीक्षण के द्वारा इसका निश्चितीकरण किया जाता है। मूलतः यह व्याधि क्या है, डीमाइलिनेशन डिसीज प्रकार की व्याधि है, ऑटोइम्यून डिसीज है। इस व्याधि में क्या होता है, नर्व के ऊपर जो नर्वाइन शीथ रहती है, उस शीथ का जैसे जैसे डिजनरेशन ज्यादा होते जाएगा, वैसे वैसे व्याधि में अंग शिथिलता के लक्षण बढ़ते जाते हैं। और ये प्रोग्रेसिव स्वरूप की डिसीज है। शुरुआत के 15 दिन तक इस व्याधि में प्रोग्रेशन होते रहता है, क्योंकि डिमाइलिनेशन 15 दिन तक सतत होते रहता है। अगर हम अर्ली स्टेज में वो वातव्याधि है और उसकी चिकित्सा शुरू करें और उसका प्रोग्रेस होते गया, तो हमें नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या हो सकता है कि इसके डीमाइलेशन से आगे चल के रेस्पिरेटरी मसल्स भी पैरालाइज हो सकती है, कार्डियक मसल भी पैरालाइज हो सकती है। इस कंडीशन में पेशेंट में आत्तिक अवस्था आ जाएगी, रुग्ण की हानि हो सकती है। इसलिए अर्ली स्टेज में ही इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड नर्व कंडक्शन के द्वारा निश्चित निदान कर लिया जाए, तो फिर हम 15 दिन तक हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अरे ये तो GBS है, गुइलेन-बेरी सिंड्रोम है, सर्वांगघात है। लेकिन गुइलेन-बेरी सिंड्रोम की वजह से, जिसको हम जो धातु क्षयजन्य वात प्रकोप होता है, उस प्रकार की व्याधि है। इसमें पहले 15 दिन सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 15 दिन तक प्रोग्रेसिव स्टेज आपने एक बार पार कर लिए, उसके आप निश्चिंत होकर के चिकित्सा करिए। और हम इसमें मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, विदिन 30 डेज GBS के पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं। उसी प्रकार पक्षाघात व्याधि में हमारे पास कई पैरालिसिस के पेशेंट आते हैं, रुग्ण आते हैं। कई पक्षाघात के रुग्ण कुछ ठीक होते हैं और कुछ ठीक नहीं हो पाते। इसका कारण क्या है? तो मेरा ये निश्चित मत है, जब हम CT स्कैन करते हैं और जो हेमोरेजिक पक्षाघात रहता है, मुझे पक्षाघात मॉडर्न के सबसे 3 कॉजेस से होता है। थ्रोम्बोसिस से होता है, एम्बोलिज्म से होता है और सेरेब्रल हेमोरेज की वजह से होता है। तो मेरा गारंटी के साथ कहना है कि जो थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म से पक्षाघात हुआ है, हमारी चिकित्सा से 100% यानी 90% तक या 95% तक हम रिलीफ ला देते हैं। लेकिन सेरेब्रल हेमोरेज की वजह से अगर पक्षाघात है, तो उसका रिलीफ परसेंटेज कम रहता है। 30 to 35% तक आप उसको उपशय दिला सकते हैं। एक बात और, यदि उसमें पक्षाघात जो हुआ है उस रुग्ण में कोई ग्रोथ की वजह से हुआ है, वही SOL की बात कर रहा हूँ, उस समय उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता है। उस रुग्ण में अगर पैरालाइज हो रहा है रुग्ण और उसमें जनरल सेरेब्रल एट्रोफी है, उस कंडीशन में भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमको निश्चित करना पड़ता है। CT स्कैन करा लिया, MRI करा लिया, इसके आधार पर निश्चित कर लेते थे। पहले भी हमारे वैद्य शुरुआत में भी इसकी चिकित्सा करते थे। अब उस समय टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तो उस समय जब वो पेशेंट कटी ग्रह के आते थे, पंगुत्व के आते थे, मंजाग्रह के आते थे, कुछ पेशेंट ठीक होते थे, पक्षाघात के कुछ पेशेंट ठीक होते थे, सर्वांगघात के कुछ पेशेंट ठीक होते थे, कुछ नहीं होते थे। एक ही व्याधि किसी की ठीक हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, तो उसका सुश्रुत ने साध्यता में वर्णन करते समय क्लियर कट लिखा है कि वात व्याधि असाध्यो अयम दैव योगेन सिद्ध्यति अनुमानेन कुर्वन्ति चिकित्सा न तु प्रतिज्ञा। ये दैव योग से ठीक होती है, उसको अनुमान से चिकित्सा करनी चाहिए। अब मेरा कहना है कि देव योग यानी ये है कि उस व्यक्ति को यदि SOL के द्वारा सर्जिकल कॉज की वजह से अगर कोई वात व्याधि हुई हो या मस्कुलोस्केलेटल डिसीज हो, तो वो ठीक नहीं होता था। और जो बिना सर्जिकल इंटरवेंशन वाली कॉज की वजह से डिसीज हुई होगी, तो वो आयुर्वेद चिकित्सा से ठीक हो जाती थी। और उनको टेक्नोलॉजिकल रूप से वो बोल नहीं पाते थे, इसलिए बोलते थे कि भैया देवयोग से किसी का वात व्याधि ठीक होता है, किसी का नहीं होता है। आज हम मशीन के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा स्पष्ट बता सकते हैं कि वात व्याधि कौन सा ठीक होगा, कौन सा ठीक नहीं होना, किस रुग्ण का समय बचाना है या नष्ट करना है, ये हम निश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा इस संदर्भ में, आज टेक्नोलॉजी के संदर्भ में मैं एक विषय
और बोलने वाला था अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में। ये बहुत बड़ा विषय है, मैं उतने ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी का तो बीपीएच में प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के संदर्भ में कहना चाहूंगा। प्राय देखा है कि बीपीएच की आयुर्वेदिक उपशयकारी रहती है, बहुत अच्छा उपशय मिलता है आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी रही तो, किंतु प्रत्येक अवस्था में उपशय नहीं मिलता है। इसलिए इन अवस्थाओं को यूएसजी द्वारा, अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा निश्चित कर लेना चाहिए। यूएसजी से हमें प्रोस्टेट ग्लैंड की 3 बातें पता चलती है, उसका आकार कितना बड़ा हुआ है, उसका वजन कितना है, और तीसरा रेसिडुअल यूरिन कितनी बाकी है, अर्थात यूरिनेशन कराने के बाद ब्लैडर में मूत्राशय में कितनी यूरिन बाकी रह गई है, उसको रेसिडुअल यूरिन शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो कितनी बाकी रह जाती है यूरिनेशन के तुरंत बाद। इन 3 बातों को के आधार पर वो रिपोर्ट में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर प्रकार से प्रोस्टेट ग्लैंड की वृद्धि रहती है, ये उनका वर्ण रहता है। उसमें जो माइल्ड रिपोर्ट रहती है, माइल्ड प्रोस्टेटोमेगाली रहती है, उसमें उसका वजन रहता है 20 से 22 ग्राम वजन उस प्रोस्टेट ग्लैंड का रहता है। नॉर्मल में 20 या 20 से कम रहता है, 20 से 22 हो गया तो माइल्ड प्रोस्टेटोमेगाली हो जाती है। और उस समय जो रेसिडुअल यूरिन रहती है 50 ml के आसपास रहती है। मॉडरेट कंडीशन जो रहती है, मॉडरेट अवस्था में प्रोस्टेट ग्लैंड का वजन 30 से 50 ग्राम तक हो जाता है, और उस समय जो रेसिडुअल यूरिन रहती है वो 100 ml के आसपास रहेगा। और तीसरी जो कंडीशन है सीवियर बीपीएच, प्रोस्टेट ग्लैंड का सीवियर इनलार्जमेंट जब रहती है, उस समय मोर देन 50 ग्राम, 50 ग्राम से ज्यादा उसका वजन प्रोस्टेट ग्लैंड का हो जाता है, और उसमें रेसिडुअल यूरिन रहती है 100 ml। अभी हम ये 3 अवस्थाएं मालूम है, 50 ml रेसिडुअल है, 100 ml यूरिन है रेसिडुअल है, या मोर देन 100 ml यूरिन है। इसमें जो तीसरी स्टेज है सीवियर बीपीएच, उस कंडीशन में आयुर्वेदिक औषध चिकित्सा से उपशय नहीं मिलता, मैं ये दावे से कहता हूँ, क्योंकि उस समय उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की सख्त आवश्यकता रहती है। लेकिन जो पहली 2 कंडीशन है, माइल्ड एंड मॉडरेट बीपीएच, इसमें 100% हमारी आयुर्वेदिक औषधि से उपशय मिलता है। ये हम रूपना के साथ बात करते समय, उसकी काउंसलिंग करते समय हमारे कॉन्फिडेंस के साथ जब हम बात करते हैं तो उसका आधार हम ये टेक्नोलॉजी को लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी के आधार पर हम एक विश्वास जगा सकते हैं रुग्ण में, इसका उसमें निश्चित उपयोग होता है। इस तरह ये रोग निदान के अंतर्गत व्याधि का निश्चितीकरण करने की, पहले हम निश्चित निदान करते, लेकिन अभी और से ज्यादा टेक्नोलॉजी की सहायता से निश्चित निदान कर सकते। इसलिए टेक्नोलॉजी का और टूल्स का विशेष महत्व है, ऐसा मेरा मत है। और आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आयोजकों ने मुझे इस विषय पर मेरा मत रखने के लिए अवसर दिया, इसलिए मैं सबका धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कोटवानी सर। हम सब लोगों की जैसे हम आपके बारे में सुना था, वैसा ही आपने सोचते बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सही बात को रखा है। क्योंकि हम भी, हमारे छात्र भी हमेशा से ये कहते रहे सर मॉडर्न कितना पढ़ना है, आयुर्वेद कितना पढ़ना है, आयुर्वेद अगर प्रैक्टिस करनी है तो मॉडर्न की क्या जरूरत है। तो मैंने हमेशा एक लाइन में ये कहा है कि आयुर्वेद की चिकित्सा तभी सफल है जब आपको मॉडर्न की पूरी जानकारी होगी। क्योंकि पेशेंट आयुर्वेद वालों के पास खूब मोटी फाइल लेके आता है और उसमें सारी रिपोर्ट्स होती हैं। वो MRI CT, मैं पैरालाइज बात व्याधि के पेशेंट बहुत देखता रहा, तो वो हमेशा MRI CT स्कैन पूरी रिपोर्ट्स फाइल लेके आती है। जब तक हम लोगों को जानकारी ही नहीं होगी कि किस हद तक हम सही कर पाएंगे। समस्या ये है कि हमारा किसी का ये दावा करना कि हम 100% सब बीमारी में, कैसी भी पैरालिसिस होगी हम सही कर देंगे, कैसी भी प्रोस्टेट होगी सही कर देंगे, ऐसा वो गलत हो जाता है। तो हमें स्वयं में जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी निश्चित रूप से आज की जो टेक्नोलॉजी से अगर हमें कुछ उपलब्ध है तो हम अपनी किसी व्याधि की प्रोग्नोसिस के क्षेत्र में तो अवश्य हम उसके बारे में जान सकते हैं। और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं आज कल पूरे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हर जगह जो हमारे नए आयुर्वेद के स्नातक हैं और वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग प्रोग्नोसिस के लिए करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार सर, आपका उद्बोधन हमें मिला। हमारे अगले वक्ता डॉक्टर ब्यादगी सर जुड़ गए होंगे, TS ब्यादगी जी, डॉक्टर अवनीश जी। हाँ ठीक सर, अवनीश जी ठीक है। उनके हाँ सर। बहुत बाकी लोग कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लें, आवाज इको हो रही है। ब्यादगी सर, हमारा बहुत सौभाग्य है कि PS ब्यादगी जी आज हमारे बीच में है। बहुत बिजी रहते हैं, सर से टाइम मिलना कठिन रहता है क्योंकि सर का बहुत BHU जैसे संस्थान से जुड़ा होने के कारण
ज़्यादा ही व्यस्तता रहती है और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में पीएस ब्यादगी सर वर्तमान में पीएचयू में एचओडी रोग निदान है तथा एमडी रोग निदान से किया हुआ है और पीएचडी काया चिकित्सा से सर ने किया हुआ है और लगभग 20 साल का अनुभव है। 132 पब्लिकेशंस हैं, 94 सेमिनार में रिसोर्स पर्सन के रूप में रहे हैं और 11 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में सर की रोग निदान की पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। यूजी और पीजी सभी छात्रों के बीच में 14 अवार्ड्स सर को मिल चुके हुए हैं। 20 स्टूडेंट्स सर के अंडर में एमडी पीएचडी कर चुके हैं और सर का व्यापक अनुभव इस नाते से भी है कि मूलतः कर्नाटक के रहने वाले हैं। शिक्षा वेस्ट बंगाल से भी हुई है, उत्तर प्रदेश से भी हुई है और हम लोगों का ये सौभाग्य उत्तर प्रदेश के उनको बीएचयू जैसे संस्थान में सेवा करने का मौका मिला है। मैं अनुरोध करूंगा पीएस ब्यादगी सर से कृपया अपना लेक्चर दें। सबको नमस्कार और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर अतुल वासने सर फॉर योर kind invitation and the kind introduction to the experts as well as to the participants. So it's my great privilege to be part of this particular webinar which has been conducted to make the people to understand what is the utility of the technologies and the tools in the management of the in the diagnosis of the various diseases, especially how these technologies and the tools are going to help for the diagnosis of the diseases. At the same time, there are questions which always pose us, which are there with us. How much technology is necessary to be used for the diagnosis of the diseases? Whether technology is very, very important for the diagnosis of the diseases, or how much technology needs to be utilized for the diagnosis of the diseases that needs to be addressed. Take for example, I am going to discuss as the time constraint given to me is only the 10 minutes. So accordingly, I will go with that. With the one component, I will discuss it today. So, take for example, in case of diabetes mellitus. So, to diagnose a diabetes mellitus, everybody knows that there are criteria है. तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में फ्लो हो जाती है तो मैं हिंदी में आ जाता हूँ क्योंकि आदत से मजबूर हूँ. बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल. तो इसलिए क्या होता है कि अब डायग्नोसिस के लिए, व्याधि को डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी एंड टूल्स बताया गया है, तो उसको यूज करना हमको समय समय पर बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है. साथ साथ में क्या एक फॉर एग्जांपल उदाहरण तौर पे हम ले लो, एक सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज मीटर्स आते हैं तो आप ग्लूकोमीटर के नाम से प्रसिद्ध है. क्या ये ग्लूकोमीटर डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं? क्या रिसर्च पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं? क्या नो, ये दोनों पर्पज के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर द मैनेजमेंट पर्पज. आप भैया घर पे रख रहे हो, आपने इंसुलिन ले रहे हो, तो इंसुलिन लेते वक्त आपको देखना होगा कि भैया ये हमारे इंसुलिन मतलब डोज सही मैनेज हो रही है या नहीं हो रही है, तो फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही है, ज्यादा कम तो नहीं हो रहा है. तो उसको जानने के लिए आपको सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज मीटर को यूज करना है. साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आता है कि नहीं, और आजकल एक थोड़ा सा साइंस जितना एडवांस होती है तो एडवांस टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो जाती है. जैसा कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के नाम से, सीजीएम के नाम से आजकल मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, वो दैट शुड बी इम्प्लांटेड बाय द डॉक्टर. तो वो क्या है कि ये वो सेंसर्स होती है, वो स्किन के अंतर्गत, स्किन के अंदर इम्प्लांट कर लेते हैं. तो स्किन के अंदर इम्प्लांट करने के बाद वो क्या कर लेता है, एवरी मिनट पे एक बहुत डे एंड नाइट वो रिकॉर्ड कर लेते हैं. जैसा हम लोग बात करते हैं कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग वाला जो मशीन होती है, तो जैसा आपने लगा के हाथ में आर्म में लगा के छोड़ दिया, तो वो 24 घंटा के अंदर क्या आधा घंटा के जो रीडिंग्स रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो दैट विल बी एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द असेसमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. इन द सेम वे द कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर से भी एक आइडिया लग जाती है, क्योंकि ये स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट कर लेते हैं. वो दैट शुड बी डन बाय द क्वालिफाइड डॉक्टर. और ये एवरी मिनट में, एवरी फ्यू मिनट्स में या उसमें सेट रहते हैं कि 10 मिनट में या 15 मिनट में वो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं. तो उससे क्या हो जाता है कि आपका वो मतलब रीडिंग्स आ जाती है, तो उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो. एक और जैसे मैंने बोला ना कि इतना एडवांसेस हो रही है तो एडवांस टूल्स भी आ रही है. एक और रिसेंटली एक नॉन इन्वेजिव ग्लूकोमीटर भी आ गया. अब वो सब जगह पर अवेलेबल नहीं है, ओनली
सिर्फ लिमिटेड सेंटर्स में अवेलेबल है इन अमेरिकन कंट्रीज में। जैसे वो क्या करता है कि ये इनको लिए ब्लड सैंपल की जरूरत नहीं, तो ये क्या करता है कि ये दे वो ग्लूकोज लेवल को सेंस करते हैं थ्रू दी ब्लड रिच एरियाज ऑफ द स्किन। ब्लड रिच एरियाज ऑफ द स्किन के पास में आपने पकड़ लिया, जैसा थर्मोमीटर रीड कर लेता है टेम्परेचर को, सेम वे ये एक नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर को इन्वेंट किया गया है कि आप ब्लड रिच एरिया पे आपका पास उसको लेके गए, जैसा थर्मोमीटर का आजकल आप लोग सब देख रहे हो, कोविड वाले बंदूक की तरह पकड़ के लोगों को ये कर रहे हैं, तो इसी तरह से आपका नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर्स भी है, तो आप उसको भी करके आप वैलिडेट मतलब वो करने के लिए कर सकते। इधर जाना हो तो बता दी मैं। और दूसरी बात ये था क्या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, क्या कोडिंग जरूरी है क्या, प्रश्न ये आता है क्योंकि आप ग्लूकोमीटर यूज करते हो, कोडिंग बहुत जरूरी होती है। जब भी आप कोई भी नया मीटर ले लेते हो, नया ग्लूकोमीटर ले लेते हो, उसको कैलिब्रेशन करना, कोडिंग करना बहुत जरूरी है। तो वो कोडिंग क्या करते हैं, कोडिंग के क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलिब्रेशन जब तक आप प्रॉपरली नहीं करोगे तब तक आपका रिजल्ट बढ़िया नहीं आती है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो ये जो कोडिंग होती है, तो ये हर कंपनी अलग अलग कोडिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आप सेम कोडिंग में नॉट वर्क फॉर द डिफरेंट कंपनी, सो आपका अलग से कंपनी ने प्रोवाइड करता है, तो उसको आप ऑटोमेटिक कोडिंग सिस्टम भी होती है या आपको बाय मैनुअल करना पड़ती है, तो आप उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। तो क्या आप उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है जो हम लोग जो लैंसेट चूज करते हैं, क्या लैंसेट क्या उसमें जो यूज करते हैं, क्या लैंसेट की भी एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं होती है, तो ये यस उसके लिए भी एक्सपायरी डेट होती है, वो उसमें लिखा हुआ रहती है। तो आपका जो स्ट्रिप भी यूज करते हो ग्लूकोमीटर का स्ट्रिप का भी एक्सपायरी डेट होती है, तो ये सब चीजें भी आपको थोड़ी सी देखना होगा, बिकॉज इट अपीयर्स टू बी वेरी वेरी स्मॉल थिंग, बट ये चीजें आपको देखना है। और ये 28 गॉज लैंसेट यूज कर रहा है, या आप बिकॉज इससे 28 जब ज्यादा यूज करेंगे तो इट मेक्स बिगर होल, क्योंकि रेगुलर करनी होगी तो इट मेक्स अ प्रॉब्लम, तो ये भी छोटी छोटी चीजें का भी यूज करना है। तो एक प्रश्न आता है क्या सेम स्ट्रिप कैन बी यूज फॉर डिफरेंट मीटर्स, नो, वो अलग अलग कंपनी अलग अलग स्ट्रिप देते हैं, अलग अलग वो करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको यूज करना होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है क्या हमेशा हमको क्या दी स्ट्रिप एक्सपायरी डेट है क्या, यस एक्सपायरी डेट होती है, तो हमेशा आप चेक करो, जब भी आप लेते हो तो उसको चेक करना जरूरी है, अति आवश्यक है, इसका एक्सपायरी डेट है, तो एक्सपायरी डेट उसमें नोट किया हुआ रहता है हर कंपनी में, तो आप उसको यूज करिए। क्या प्रश्न आता है, मान लो किसी को फिंगर में गड़बड़ी है, कुछ हाथ में प्रॉब्लम है, क्या उस कंडीशन में क्या ब्लड हम दूसरी जगह से ले सकते हैं क्या, करने के लिए टेस्टिंग करने के लिए ऑफ कोर्स द फिंगर टिप से जो लेते हैं दैट इज एन एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं, बट कभी कभी आपका हाथ में कुछ गड़बड़ी है, आपका हाथ में कुछ प्रॉब्लम्स है, तब आप पाम और आर्म भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फिंगर में गड़बड़ी है तो पाम और आर्म का एरिया भी यूज कर सकते हैं। बट इसमें क्या होती है कि बट द रिजल्ट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दीज टू एरियाज मे नॉट बी दैट एक्यूरेट एज कंपेयर टू द फिंगर स्ट्रिप जो मेथड से आपने यूज करते हैं। तो क्या प्रश्न आता है कि कितना ब्लड हम लोग को लेना चाहिए, आपको नहीं कंपनी ने कैलिब्रेट करती है, तो कैलिब्रेट करके उसमें फिक्स रहता है कि वो कैलिब्रेशन वाला पे वो इतना ही अमाउंट का 0.3 to 0.6 माइक्रोलीटर कंपनी टू कंपनी वेरी होता है, तो उतना ही के अमाउंट का वो ब्लड ले लेता है, तो आप उसको रिकॉर्ड रीड करके वो रीडिंग दे देता है। क्या फिर इसके बाद ये रिजल्ट आप जानते हो, तो इट इज वेरी, इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि 4 से 5 सेकंड के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। तो प्रश्न आता है क्या ये जो रिजल्ट आ रही है कि इसका एक्यूरेट है कि नहीं है, तो मैंने पहले भी स्पेसिफाई कर दिया था। तो ये जो मतलब मीटर है, ग्लूकोमीटर है, ये इट इज ओनली फॉर द मैनेजमेंट पर्पस टू मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज की जगह पर आजकल लोग यूज करते हैं सब प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज या ब्लड रैंडम RBS या FBS आजकल वो खत्म हो गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज है। तो वो वही जो हम लोग जो एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए जो करना चाहिए, तो वो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 8 आवर फास्टिंग के बाद करना, और 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज 75 ग्राम ग्लूकोज खिलाने के बाद, और 2 आवर खाना खाने के बाद जो जांच करते हैं, और रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज आप किसी भी समय में जांच कर सकते हो, दैट इज मोर एक्यूरेट। अलॉन्ग विद दैट HbA1c का जो जांच करते हैं, तो HbA1c का जो है लेस देन 6.5 इज एन आइडियल, तो मोर देन 6.5 है, तो दैट
that will indicate, that will gives an overall 3 months ग्लूकोज लेवल का कितना शरीर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कितना है, उसके बारे में ये बताता है। तो ये मतलब एक ग्लूकोमीटर एक उदाहरण तौर पे मैंने बताया। टेक्नोलॉजी जरूरी है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना आवश्यक है, समय समय पर आपको ये अडॉप्ट करके फिर उसके हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना जरूरी है। साथ साथ में बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में बहुत सारे स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग के पास एक चैलेंजेस है रोग निदान में, स्पेशली रोग निदान में बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि हम लोग के साथ स्पेशली जो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर के साथ क्या है कि आप न तो आप लैब खोल सकते हो, न तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास ओपीडी का प्रॉपर एक्सपोजर मिल जाती है, तो प्रॉपरली आप ट्रेनिंग नहीं ले पाते हो। देयर आर मेनी इश्यूज है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में तो हम लोग एक इक्विपमेंट का एक किस्में मास्टरी लेना या मास्टरी करना बहुत अति आवश्यक है। जरा इससे बहुत सारी चीजें जैसे कि नाड़ी तरंगिणी की जो बात हो रही है, नाड़ी तरंगिणी का एक ट्रायल रूप में चल रहा है, तो उसका अभी भी स्टैंडर्डाइज से वैलिडेट संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाया है। इवन देन थोड़ा सा मार्केट में था, कुछ दिन के लिए आया, फिर मार्केट से थोड़ा कुछ ये हो गया। तो देयर आर, बिकॉज ये क्या है कि ये प्रॉपर सेंसिंग सिस्टम, सेंसरी सिस्टम है। आप सेंसर्स रख लेते हो, रेडियल आर्टरी पे, किसी आर्टरीज के ऊपर आप सेंसर कर लेता है, तो ये उसके आधार पर हम वहां तक पित्तजर कैपेसिटी प्रेडोमिनेंस का है। तो इसको भी मैंने, मेरा एक स्टूडेंट था डॉक्टर आकाश त्रिपाठी, तो उसका मैंने ये टॉपिक दे दिया था, तो पार्ट ऑफ द एमडी थीसिस वर्क का। तो एक सेंसर्स यूज करके, तो तीनों सेंसर को वात पित्त कफ जो हम लोग नाड़ी का देख लेते हैं, तो उस एरिया पे हमने वात के ऊपर, पित्त के ऊपर, एक कफ के ऊपर, एरिया के ऊपर मैंने सेंसर्स को रखवाया, तो रखवा के उसको मेजरमेंट करवाया। तो उसमें ये हमको मतलब पॉजिटिव रिजल्ट ये मिला कि जो वातन अनात्मज विकार को लिया था, पित्तन अनात्मज विकार लिया था और कफन रजन अनात्मज विकार को लिया था, तो उसमें ये हमको ये पाया कि वातन अनात्मज विकार में जो वातज वाला जो कर्व तो वो ज्यादा मिला, पित्तज वाला में पित्तजन अनात्मज पित्तज वाला में मिला, कफजन अनात्मज में कफजन वाला मिला। तो ये मतलब ये हम लोग के जो शास्त्र में जितना भी वर्णन किया गया है, तो ये बहुत साइंटिफिक है और अच्छे ढंग से इसको वर्णन किया गया, बट इट नीड्स टू बी प्रॉपरली इवैल्यूएटेड एंड इट शुड बी नीड टू बी मतलब वो है। तो उसके लिए मैंने एक अभी प्रोजेक्ट भी लिखा हूँ। आई सबमिटेड दिस इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT BHU के साथ में मैंने किया हूँ। तो शायद होपफुली इफ आई गेट सैंक्शन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो मैं उसका एक नाड़ी मशीन का एक उसका मशीन के लिए एक हमने प्रयास कर रहा हूँ। तो एक एक्यूरेट नाड़ी मशीन को हमने निकालने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो वो एक यदि प्रोजेक्ट मिल जाती है तो आई होप आई विल कम अप विद एन नाड़ी मशीन सो दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर द यूसेज ऑफ द क्लिनिकल प्रैक्टिस, इवन दैट कैन बी यूज मोबाइल फार्म में भी करना और बड़ी चीज में भी, जैसे एक्सपर्टाइज का लेके हमने करने के लिए सोच रहा हूँ। तो ये एक मैंने ये बताया कि कुछ चीजें जो हम लोगों के पास है, तो एक अब जैसा कि तैल बिंदु परीक्षा के भी आप बात किया जाए, तो तैल बिंदु परीक्षा का भी अपना सीमा है, वो प्रोग्नोसिस लेवल तक की है। अतुल सर आप कृपया बता देना कब बंद करना है। हो गया सर, हो गया बस। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी सर। एक्चुअली मैं वेबिनार की समय सीमा रहती है, मैं इसलिए लोगों के नेट, हाँ बिल्कुल सर, आपने पूछ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आप लोग इतने समय विद्वान सारे लोग सब जानते ही हैं, किसी विषय पे आपका अनुभव रहता है। सर ब्याडकी सर को समय दिया करिए, सुनने का मन करता है। ऐसे बरेली में भी नहीं सुन पाए थे, याद है वो वाला वेबिनार, ट्रेन लेट हो गई। जी सर, अच्छा चल रहा था। कोई नहीं सर। सर के बाद में विशेषता यही तो है कि हमेशा सर मेरे लिए तो कम से कम हमेशा उपलब्ध रहते हैं, और ऐसे मौके फिर आएंगे। सर को बिल्कुल हम एक लेक्चर सीरीज अलग से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एक घंटा कम से कम एक लेक्चर के लिए दिया जाएगा। सर ने उसके लिए भी सहमति दी है, तो एक लेक्चर सीरीज 1 घंटे की सर का अभी भाषण अगली बार रखेंगे। अभी हम लोगों के बीच में डॉक्टर जाई किरण किन्नी मैडम है। अवनीश जी कृपया उनका आप माइक अनम्यूट कर दीजिए। किन्नी मैडम हमारी शुरू से रोग निदान परिषद की अकेडमी की सक्रिय सदस्य रही हैं, और हमारे हर इनिशिएटिव में मैडम का सहयोग मिलता है, और कोई भी हमारी एक्टिविटी मैडम के बिना पूरी ही नहीं होती है। पिछली बार भी हमने एक वेबिनार किया था, उसमें भी मैडम ने अपना विषय निदान के लिए रखा था। और चूंकि मैडम
की विशेषता यह है कि रिसर्च से सीधी जुड़ी हुई है। मैडम के अंडर में कई एमडी पीएचडी छात्र भी कर रहे हैं और दिल्ली में भी लगातार सीसीआरएस की साइंटिफिक कमेटी के सदस्य होने के कारण आना जाना रहता है और लगातार टीवी इंटरव्यूज में भी मैडम का भाग रहता है और नेशनल इंटरनेशनल सभी सेमिनार्स में वेबिनार्स में प्रेजेंटेशन रहता है। तो एक व्यापक अनुभव है और ऐसे गिनती के लोग हैं जो अध्यापक भी हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं अच्छी, उनमें भी मैडम का नाम है। एक अच्छी क्लिनिशियन भी हैं, अच्छी फिजिशियन भी हैं और हम लोगों के बीच में हैं आज हम लोगों को सौभाग्य। मैडम किनी, आप कुछ थोड़ा सा लेक्चर देंगे। डॉक्टर किनी मैम। शायद मैम फिर म्यूट हो गई। एक सेकंड। हाँ, म्यूट हो गया। यस मैडम अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल वाशनी सर को और इस प्लेटफॉर्म को मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। एक्चुअली ये मेरी परीक्षा है क्योंकि 10 मिनट इतना कम अवसर और अपने विचार लोगों तक इस बहुत टेंस टॉपिक के बारे में पहुंचाना, इट्स रियली चैलेंजिंग, but I will try my best. Whatever I am thinking about these tools and technology and its application towards stroke निदान development, that I am going to share with you, all of you. So आयुर्वेद, अभी तो लॉकडाउन के पहले वाला आयुर्वेद और अभी का आयुर्वेद बहुत फर्क है। लोगों का देखने का पूरा, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, पेशेंट्स का, सबका देखने का नज़रिया पूरा बदल गया है। आज ये अवस्था है जून में कि लोग बहुत उत्सुकता से हर एक जगह से कुछ क्या नया मिले नॉलेज, और वो आयुर्वेद से मिले और वो अपने डेली रूटीन से जुड़ पा सके, ऐसे सब प्रयास कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी गुड थिंग एंड उस प्लेटफॉर्म पे, उस सिनेरियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी आशा लेके हम ये वेबिनार कर रहे हैं आई थिंक। सो जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो प्रकृति, विकृति और चिकित्सा, ये पूरी कड़ी है। जैसे चिकित्सा के लिए विकृति जानना आवश्यक है, वैसे विकृति के लिए प्रकृति जानना आवश्यक है। बहुत सारे टूल्स मीन्स साधन और टेक्निक्स मीन्स तंत्र, बहुत सारे टूल्स साधन हम लोग के पास अवेलेबल है। आप सभी आयुर्वेद के स्नातक हो, आप सभी रोग निदान के एक्सपर्ट्स हो और स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, आप टेक्निकली भी बहुत साउंड हो। बहुत सारे बुक्स है, एवरी न्यू मंथ कुछ तो एडिशन आता है, एप्स है, हम लोग के पास गूगल यूनिवर्सिटी है, पर बहुत सारे एप्स, टूल्स हम लोग डेवलप करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ताकि कम समय में हमें एक्यूरेसी मिले। रही बात टेक्निक्स की, टेक्निक्स, हर एक टेक्निक एक अलग पद्धति की पूरा चेन तैयार करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमारे पास जो मॉडर्न टेक्निक्स, हम जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सही बात की, जोशी सर ने तो बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि एवरी टाइम कोरिलेट क्लिनिकली ऐसे जो बताया जाता है वही बड़ा सबसे इफेक्टिव है, और वही चीज़ है कि वो किसी शास्त्र के बारे में किसी की मतांतर नहीं है, हर एक शास्त्र अपने जगह पे ठीक है, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे, हमें आगे बढ़ना है और आगे कौन से एरिया में बढ़ना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वी हैव टू चूज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना सब कुछ डेवलप होने के बाद भी आप आज के तारीख पे कुछ रिसर्च करते हो किसी भी चीज़ के लिए आयुर्वेद में, तो पहले आपको एविडेंस बेस पूरा प्रोटोकॉल क्या है, आप कौन से स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हो, आप कौन से टेस्ट लगा रहे हो, आप कैसे प्रूव कर रहे हो, मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो everyone has to convince at this point that evidence-based medicine only and evidence-based procedure is going to help us to lead our science. आयुर्वेद में हम आगे जाना चाहते हैं, आयुर्वेद को डेवलप करना चाहते हैं, तो अपना शास्त्र उनको सब्जेक्टिव क्राइटेरिया मिनिमाइज करके ऑब्जेक्टिविटी सामने रख के डेवलप करके हमें उनको बताना है। अभी ऑब्जेक्टिविटी इज 100% तो नहीं होगी, क्योंकि अपना शास्त्र आयुर्वेद कर्म प्राधान्य है। जो सब्जेक्ट पहचानने की चीज़ है या परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन, ये सब सब्जेक्टिव है, तो ऑफ कोर्स आगे की सब बात, परीक्षण, एवरीथिंग विल बी सब्जेक्टिव, बट वी इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ आयुर्वेद
that we have to maximize the ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया. अभी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मैक्सिमाइज करना मीन्स क्या? दो चीज़ें हैं. जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम हर एक चीज़, हर एक लेवल पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आज मदद लेते हैं. पल्स ऑक्सीमीटर से लेके ब्लड प्रेशर के मशीन तक हर एक टेक्नोलॉजी जब हम लोग बात करते हैं तो एक प्रिंसिपल होता है, और उस प्रिंसिपल कार्यकरण भाव से वो अपेक्षित कार्य और उसकी तरतमता हम लोग ये करते हैं, मेजर करते हैं. वैसे ही हम आयुर्वेद के बारे में जितने सारे हमारे कर्म, आयुर्वेद कर्म प्रधान है, उस कर्म का इंटरप्रिटेशन फिजिकली, फिजिक्स के टर्म्स में क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम श्लथने बोलते हैं, जब हम ब्रूहण बोलते हैं, जब हम लंघन बोलते हैं, तो एग्जैक्ट कौन से फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज आर एक्सपेक्टेड, दैट शुड बी लर्न बाय आवरसेल्फ फर्स्ट. हम उस चीज के लिए क्लियर होने के बाद वी कैन एक्सप्लेन बेटर वेज टू इंजीनियर और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले लोगों को, सो दैट they will understand in their terminology when there is a need of development of instrumentation. And प्रकृति विकृति का विचार करते हुए, प्रकृति तो सबका बेस है, इसके लिए प्राकृतिक जो वेरिएशंस है, accordingly we have to design our softwares. For example, क्लिनिकल डायग्नोसिस के सॉफ्टवेयर बहुत सारे क्लिनिशियंस अभी भी यूज करते होंगे. रिसेंटली 10 साल में डेवलप हुआ है कि वहाँ पे वात पित्त हर एक प्रकृति के हिसाब से आप ये परीक्षण करो, वो सॉफ्टवेयर में डालते जाओ और आपको ऑप्शंस आएंगे मेडिसिन के. वैसे ही जो उसका जो बेसिक डेटा है, वो डेटा प्रकृति के हिसाब से कर्म के रिलेटेड कौन कौन से फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में क्लियर करना, ये अपना पीजी और ये पीएचडी का विषय है. जैसे मेरा एक स्टूडेंट है डॉक्टर संदीप काळे जी, उनके साथ हम लोग ने एमयूएचएस में अभी पीएचडी जो वो कर रहे हैं, उन्होंने ब्लड कलर एनालिसिस हेल्दी वॉलंटियर्स में प्रकृति के अनुसार ये हम लोग टूल डेवलप कर रहे हैं. सो द सेम वे सो मेनी अदर पीपल कैन थिंक अबाउट इट. जब मॉडर्न में एक्यूरेसी लगती है तभी केमिस्ट्री का यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, हम लोग सेल काउंटर देखते हैं, सेल काउंटर में बहुत सारे चैनल्स रहते हैं. चैनल्स में जब आरबीसी काउंट करना है, उसका मास देखना है, उसका शेप देखना है, तो अलग तरीके से या अलग अलग मेथडोलॉजी और अलग प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं. फोटोसाइटोमेट्री है, इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए कोरिलेट करती है. वैसे ही हम लोग के कर्म के व्याधि में या प्रकृति में या द्रव्य के कर्म के मेजरमेंट्स के लिए कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी अप्रोप्रिएट है, ये हम लोग अपने में ही तय करने के बाद वी कैन बेटर एक्सप्लेन टू द इंस्ट्रूमेंटेशन और यू नो दिस इंजीनियर पीपल व्हाट वी एक्सपेक्ट फॉर डिजाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट इज द नीड ऑफ दिस एरा. एक लेवल तक हम लोग इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, सीसीआरएस डेवलप कर रहे हैं, स्रोतस परीक्षण के प्रोफॉर्मास आ रहे हैं, सीआरएफ्स आ रहे हैं, वो स्टैंडर्डाइज हो रहे हैं. फिर भी एक लेवल पे जाके हमें पता चल रहा है कि फिर भी पब्लिकली एक्सेप्ट करने के लिए या इकोनॉमिकली इफेक्टिव, इजीली अवेलेबिलिटी, ये जो बहुत प्रचलित होने के जो जरिए हैं, उन जरियों पे एप्लीकेबल होने वाली नई टेक्नोलॉजी आयुर्वेद को हमें देनी ही चाहिए. बीइंग आयुर्वेद ने हमें इतना सब कुछ दिया है. आयुर्वेद ने हमें एक आइडेंटिटी दी है, आयुर्वेद ने हमें ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, इतने अच्छे स्टूडेंट्स दिए, इतने अच्छे गुरु दिए. तो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट टू नेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप. अभी तक जो टूल्स टेक्नोलॉजीज थे, उनका इंटरप्रिटेशन करके अलग अलग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनका प्रैक्टिस में इंटरप्रिटेशन करके हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए. लेकिन व्हाट नेक्स्ट इज अपने आयुर्वेद में जितने सारे प्रकृतिस्थ कर्म बताए गए हैं, उन कर्मों के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके टेस्ट डेवलप करके प्रकृतिस्थ उनके वेरिएशन लेके उनका सॉफ्टवेयर स्टैंडर्डाइज करके वो हमें इंजीनियर्स को देना है, ताकि दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. Few days back, why I'm saying so frequent in this thing, because few months back we have contributed some things towards development of that sensor goggle for eye examination. I worked on that project, so that's why so much homework I have done, and
that time I've started thinking about that what is the need of this kind of instrumentation in Ayurvedic practices. So once again, I would like to give thanks to Atul sir. Time was so restricted, so I was I have tried my best to give new thought to upcoming generation or young scientists of Rog Nidana. Thank you very much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद, आभार किनी मैडम, आपने समय का बहुत ध्यान रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे अगले वक्ता डॉक्टर संदीप दाहिलेकर जी हम लोगों के बीच में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अवनीश जी, डॉक्टर संदीप दाहिलेकर जी का यस सर, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, और मैं संदीप दाहिलेकर जी के लेक्चर से पहले 2 मिनट उनका परिचय देना चाहूँगा। संदीप दाहिलेकर जी हमारी रोग निदान अकेडमी से बहुत शुरू से जुड़े रहे हैं और उनकी कुछ विशेषताओं के कारण मैं शुरू से बहुत प्रभावित रहा हूँ। और आज बहुत ज़्यादा व्यस्त थे वो अपने यूनिवर्सिटी के कार्यों में, फिर भी उन्होंने हमें समय दिया है। डॉक्टर संदीप दाहिलेकर जी इस समय पारुल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, प्रोफेसर हैं और उससे पूर्व में भुसावल में रहे हैं और लेबोरेटरी कंसल्टेंट के रूप में भी वो प्रसिद्ध हैं। लीगल एडवाइजर भी हैं लेबोरेटरी डेवलपमेंट के लिए और टेक्निक्स के लिए, और इनकी इसी टेक्निक्स और उसकी विशेषता के कारण इंजीनियरिंग के जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके भी को गाइड रहे हैं सर, और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी पर सर का विशेष कार्य है। आज हम लोगों के बीच में सर डॉक्टर संदीप जी हैं, मैं अनुरोध उनसे करूंगा कृपया अपने लेक्चर में। डॉक्टर संदीप दाहिलेकर जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकिंग दिस डायस, especially Dr. Atul Washne, who insisted me to have my speech here. तो इसके रिगार्डिंग मैं इस मंच का और अतुल जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मैं चाहता नहीं था कि मैं बात करूँ, पर उन्होंने मुझे बात करने के लिए यहाँ पे इंसिस्ट किया है। दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम, with the permission of my dean sir Dr. Hemanto Tochikhane and Parul University and management of Parul University. Today I am explaining a typical topic, क्योंकि मॉडर्न साइंस तो बहुत सारा है, पर हमारे पीजी स्टूडेंट और पीएचडी स्टूडेंट के लिए हम क्या अलग से दे सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने जो लैब इन्वेस्टिगेशन है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और सी रिएक्टिव प्रोटीन, इनका जो मॉडर्न में कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब में बहुत सारी चीजें डायग्नोस की जाती है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारा आयुर्वेद इस ESR को और सी रिएक्टिव प्रोटीन को किस तरह से दिखता है, ये चीजें मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होता है, इसका प्रिंसिपल ये है कि व्हेन एंटीकोएगुलेटेड ब्लड इज अलाउड टू स्टैंड इन अ नैरो वर्टिकल ग्लास ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ पीरियड टाइम, द RBC अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सेटल डाउन। इसके स्टेजेस आते, 3 स्टेजेस आते। द फर्स्ट स्टेज इज एग्रीगेशन स्टेज, सेकंड स्टेज इज स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन एंड थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ पैकिंग। ये ESR का बेसिक फंडामेंट्स होता है। तो स्टेज ऑफ एग्रीगेशन इट इज अ इनिशियल स्टेज। ये RBC एक दूसरे के ऊपर रोलॉक्स फॉर्मेशन करता है और उसी के साथ इट विल टेक नियर अबाउट 10 to 20 मिनट्स, और 10 से 15 मिनट के अंदर या 10 से 20 मिनट के अंदर स्टेज ऑफ एग्रीगेशन पूरा होता है। देन सेकंड स्टेज, स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन, जिसमें एक्चुअल RBC फॉलिंग होता है, और ये एक्चुअल इट विल टेक अ टाइम फॉर 30 to 40 मिनट्स। एंड स्टेज ऑफ पैकिंग, द लास्ट वन, जिसमें हमें पैक्सेल वॉल्यूम, बफी कोट ऑफ WBC और उसके ऊपर प्लाज्मा, इस तरह से हमें ये मिलता है। तो ये स्टेशनरी फेज होता है, फाइनल फेज होता है, और ये 1 घंटे में केवल 10 मिनट में परफॉर्म हो जाता है। हम ESR 2 तरीके से करते हैं, एक वेस्टर्न ग्रिड ट्यूब मेथड से और एक विंट्रोप ट्यूब मेथड से। विंट्रोप ट्यूब मेथड जो 10 सेंटीमीटर वाला ट्यूब होता है, और वेस्टर्न ग्रीन जो होता है, वेस्टर्न ग्रीन ये पिपेट होता है, बिकॉज इट्स बोथ एंड आर ओपन। तो उसी के रिगार्डिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस में वेस्टर्न ग्रीन मेथड को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। वो एक्यूरेसी और ज़्यादा रिगार्डिंग ज़्यादा डिटेल में जाता है। समटाइम्स हम फिजिशियंस उसे 1 घंटे से ज़्यादा भी उसे डिमांड करते कि हमें 1.5 घंटे वाला ESR दो, 2 घंटे वाला ESR दो, इवन 2.5 आवर वाला भी ESR मिलता है। पर एक्चुअली ESR हमारे किस काम में आता है? तो मोस्ट प्रोबेबल ESR ये जो होता है, ये टिपिकल फेज में आता है।
ऑल टाइप ऑफ एनीमिया एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया, इन सब एनीमियाओं में ESR बढ़ता हुआ मिलता है। सिकल सेल एनीमिया ये अपवाद है। एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस एंड इन्फेक्शियस इंक्लूडिंग HIV, ट्यूबरक्यूलोसिस, एक्चुअल वायरल हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, pelvic inflammatory diseases, ectopic pregnancy rupture, systemic lupus erythematosus as autoimmune disease, and visceral leishmania or visceral leishmaniasis, then myelomatosis, lymphoma, Hodgkin disease, and some tumors, drugs like oral contraceptive pills and all. So these are the causes which raise the ESR. ये इसकी पैथोलॉजी होती है। ESR को एक्सेलरेट करने वाला जो होता है वो ग्लोबुलिन होता है, जो मसल वेयर एंड टेयर मैकेनिज्म से आता है, और उसी से जहाँ जैसा कि आर्थराइटिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, इनमें वेयर एंड टेयर मैकेनिज्म बढ़ने की वजह से ग्लोबुलिन लेवल बढ़ता है। ग्लोबुलिन ये RBC का निगेटिव चार्ज और ग्लोबुलिन एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज, और उससे सेडिमेंटेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये इसका एक सिंपल मैकेनिज्म। ESR कब कम होता है? तो ESR रिड्यूस्ड मोस्ट प्रोबेबली HB percentage is high, that is polycythemia, some RBC shape and size related picocytosis in newborn, in dehydration जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेट होता है, डेंगू एज ए हिमोरेजिक फीवर, इसमें ESR घटता नहीं है, एंड अदर कंडीशन एसोसिएटेड विद हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, जिससे ब्लड कॉन्सेंट्रेट हो सकता है। इट मे बी ड्यू टू डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, सीवियर लॉन्ग, तो इन चीजों में हो सकता है। तो इन चीजों को हम सोचते हुए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज CRP? तो CRP ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द लिवर इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, और ये जो इम्यूनो सिस्टम से रिलेटेड इंटरल्यूकिन 6 होता है, इसी से रिगार्डिंग ये C रिएक्टिव प्रोटीन होता है। तो C रिएक्टिव प्रोटीन इज क्लासिफाइड एज एन एक्यूट फेज ऑफ reactant, which means that it is a level which rise within the fever after the tissue injury. तो CRP का रोल क्या है? CRP ये तुरंत बढ़ता है, और ये किसी भी इंजुरी से तुरंत बढ़ते हुए जाता है इंटरल्यूकिन्स की वजह से, और उसी के साथ वो 24 से 48 घंटों में रिटर्न्स टू नॉर्मल फेज ऑल्सो, वो नीचे भी आ सकता है। तो CRP इज अ इंटरेक्शन विद द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ द बॉडी इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। तो हमें इसे प्रैक्टिसेस में किस तरह से एनरोल करना चाहिए? तो इन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन, टू डिटरमाइन दिस इन्फेक्शन आफ्टर द सर्जरी अगर गलत होती है, सर्जिकल कुछ इन्वेंशन गलत होता है, तो उस समय हमें नॉट टू ब्लेम फॉर एनेस्थीसिया, इट इज मे बी ड्यू टू सर्जन प्रॉब्लम और अनदर थिंग्स। तो उस तरह के सर्जिकल इन्फेक्शन के लिए पोस्ट सर्जरी में ये एक्यूटनेस को डायग्नोस करने के लिए CRP ज्यादा जरूरी होता है रादर देन ESR। टू कीप द ट्रैक ऑफ इन्फेक्शन और डिसीजेस दैट कैन कॉज इन्फ्लामेशन, समटाइम इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, लिम्फोमा व्हिच इज अ lymph node cancer, and autoimmune diseases like simple lupus erythematosus, rheumatoid arthritis. It is a typical swelling tissue that line in the joints, and osteomyelitis, that is bone infection. To monitor the treatment of this such as cancer and infections that can be observed. So here ये जो होता है CRP का जो बेसिक टेक्निक होता है लैब में यूज करने वाला, वो बेसिक टेक्निक होता है कि द लास्ट डाइल्यूशन सीरम, जो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसका डाइल्यूशन सीरम से C रिएक्टिव प्रोटीन का रिजल्ट भी निकाला जाता है, पर एक्चुअल प्रिंसिपल होता है इट इज अ लैटेक्स पार्टिकल कोटेड विथ बोथ IgG एंटी ह्यूमन पार्टिकल which coated with human anti-CRP and are mixed with a patient serum containing C reactive protein। और ये एक तरह से फ्लॉकुलेशन यानी जम सा जाने वाला, फ्लेक्स तैयार करने वाला ये टेस्ट होता है, और ये लैटेक्स C रिएक्टिव टेस्ट होता है, और इस तरीके से इसे प्रयोगशाला में रन किया जाता है पेशेंट के सीरम के साथ। तो अभी हम कमिंग टू द फाइनल पॉइंट की एक्चुअल बेसिक डिफरेंस बिटवीन ESR and CRP. What is the basic difference? While both are biomarkers for inflammation, दोनों सूजन, इन्फ्लामेशन, इंजुरीज से रिलेटेड है, ESR and CRP should be interpreted differently. Due to this basic physiological differences, CRP is more sensitive and accurate than ESR. So,
as an acute phase of inflammation in the body, the half life of CRP is constant. So elevated level is mainly determined by the rate of production. Hence the severity of the precipitation may cause in the first 24 hours of the disease that ESR may be normal but CRP will be elevated. तो पहले 24 घंटों में CRP बढ़ा हुआ मिल सकता है पर ESR में कोई फर्क नहीं मिलता है. But when CRP returns to normal within a day, if the focus of inflammation is eliminated, then CRP will subside. But ESR will remain elevated several days until the excess fibrinogen is removed from the serum. जब तक फाइब्रिनोजेन जो इनर्ट होता है एक्चुअली ESR से, पर वो जब तक काम नहीं करेगा तब तक वो इसी तरह से होगा. तो बेसिक डिफरेंसेस में CRP बेटर, CRP यानी C reactive protein better measure of the acute phase of response with rapid response, inflammation and increase within the hour stimulation and then return rapidly. जेंडर फैक्टर से C reactive protein में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों में सेम ही आता है. सेंसिटिविटी एंड एक्यूट फेज में CRP ये सब्टल चेंजेस इन द रिस्पॉन्स means direct measure of the inflammatory process, that is CRP. Now coming to ESR, it is a many non-pathological process interfere in ESR. Hence accuracy in acuteness is not possible in ESR. Some factor like fibrinogen, beta globulin, alpha globulin, albumin ये ESR पे इंटरफेयर करते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं. एंड नॉन रिलेटेड कंडीशन दैट अफेक्ट्स एनी ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्रोटीन्स कैन देयरफॉर बी रिफ्लेक्ट द ESR रिजल्ट. हेंस ESR इज अ इनडायरेक्ट मेजर एंड प्रोग्नोस्टिक टूल. ये डायरेक्टली डायग्नोस नहीं कर पाता है. अब ये सब मॉडर्न की परिभाषा और इन सब चीजों को हमने मद्देनजर रखते हुए व्हाट इज द रोल ऑफ आयुर्वेद अप्लाइड टूल, तो हम इसे आयुर्वेद में या हमारे थीसिस में या हमारे PhD थीसिस में किस तरह से यूज कर सकते हैं. तो CRP विल बिकम अ बायोमार्कर फॉर क्लेद प्रोडक्शन. क्लेद के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं. व्हाई? इन आयुर्वेद लिटरेचर क्लेज रेफरेंस आर वेरी फ्यू. क्लेद के लिए हमें ज्यादा रेफरेंस नहीं मिलते. षाडंगर संहिता रेफरेंस एज अबधातु एंड कफ दोष प्रोडक्टिविटी, दैट इज अ क्लेद, बिकॉज क्लेद कर्म इज टू क्लेदनम एंड मूत्र से क्लेद अभिवहनम. वो शरीर से निकल जाता है मूत्र के मार्ग से, वो क्लेद होता है कफ के द्वारा निर्मित. विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन टू कैरी द माइक्रो लेवल ऑफ द वेस्ट. ये माइक्रो लेवल ऑफ द वेस्ट की वजह से हम इस क्लेद को CRP में हम देख सकते हैं. बिकॉज क्लेद कर्म टू क्लेदनम and CRP will give justification for sam even niram avastha of the vyadhi in early phase of the disease. As well as an idea about ashukari and chirkari avastha of the disease. हमें व्याधि की अवस्थाओं को भी ये अच्छे से समझा सकता है where it is a acute or chronicity. CRP will detect micro level of अग्नि मांद्यत्व, यानी हमें उस धात्वाग्नि मांद्य को भी क्लेद निर्मिति द्वारा हमें CRP means in short धात्वाग्नि मांद्यत्व can be justified with the help of C reactive protein. And last but not least regarding CRP, मर्मास्थि संधिगत marker especially vertebral disorders increase in CRP than in ESR. ये ब्यूटी है CRP की कि वर्टेब्रल एंड बोन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है जिसे हम मर्मास्थि संधिगत त्रिमर्मी अध्याय में, ये पोस्ट शाखा और मर्मास्थि संधि में मर्मास्थि संधिगत को CRP ज्यादा जस्टिफाई करता है रादर देन ESR. तो रिगार्डिंग विद दैट आई एम टॉकिंग व्हाट इज द अप्लाइड टूल रिगार्डिंग ESR. अब हम ESR के बारे में उसका एप्लीकेशन सुनना चाहेंगे, बताना चाहूंगा मैं, कृपया आप ध्यान देकर सुनिए. द ESR will diagnose the chronicity of the disease, hence is a broad scale of the investigation tool to detect ARM. ये ARM को बताता है. And it is a, what is ARM? ARM is a related व्याधि as a व्याधि घटक. 5 व्याधि घटक में से ARM एक होता है. ESR will stand as a biomarker for ARM and it is always high in time related delay in cure. जितना व्याधि लंबा चलेगा, जितना व्याधि में ट्रीटमेंट जो खवैगुण्य बताया गया है, अपुनर्भव चिकित्सा या व्याधि की अपूर्ण चिकित्सा, ये जो कुछ बताया है और पूर्वोत्पन्न व्याधि की अपूर्ण चिकित्साओं से खवैगुण्यता,
तो ये ख वैगुण्यता का आम निर्मिति वाला जो फैक्टर है वो हमें ख वैगुण्यता ESR से आराम से समझ में आ सकता है। जैसा कि सर्दी खांसी होता है, गला दर्द करने के पहले अगर आप घुटनों पे गिरे हैं, ट्रोमा टू योर नी, that knee get pain first and then your throat getting pain, that is kha vaigunyata. So ESR itself as a king of the diagnostic tool which give an idea about sometimes psychotic disorders, that is manasa, and sometimes somatic disorders to treat the patient. हमें ये differentiate करने में मदद करता है। अगर psychological उसमें changes होंगे, somatic disorders नहीं होंगे, तो ESR बढ़ा हुआ मिलेगा नहीं। So it is easy to differentiate the patient where it has to given the medicine or where the patient should have to refer to the psychological conditions related counseling or psychiatric treatment should be preferred. So it is also, and nowadays you know that jobs are more demanding to deadlines and create stress. That's why ESR हमें ये स्ट्रेस बस्टर वाला है या सोमैटिक वाला है या सही में बीमार है या केवल मानस लेवल पे वो बीमार है, ये बहुत अच्छे से समझा सकता है। इट इज ऑल्सो गुड जस्टिफिकेशन फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज एंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ दशविध परीक्षा। जो दशविध परीक्षा होती है, जो रुग्ण बलकर भाव होते हैं, जिसके द्वारा हम व्याधि का गौरव और लाघव हम जानना चाहते हैं और उसके रिलेटेड प्रोपोर्शन ऑफ द ड्रग्स हम वहाँ पे अलाइन करते हैं। ये सब चीज हमें ESR द्वारा ही पता हो सकती है और रुग्ण के दशविध परीक्षा भाव और व्याधि गौरव लाघवता को हम ESR द्वारा ही समझ सकते हैं। सो ESR बिकम अ रिसर्च टूल इन अ स्मॉल स्केल OPD। आपको कोई बड़ा सेटअप नहीं लगेगा, आप अपने OPD में भी छोटा सा ESR टूल यूज करके अच्छे डायग्नोस और अच्छे रिसर्च बाहर निकाल सकते हो। और मैं तो ESR दिल से पसंद करता हूँ। इट इज अ किंग ऑफ ऑल investigation tool. So it will clarify comparative of the drugs and drug synonymous in curve. Sometimes there are mixing of drugs. कुछ समय हमें ड्रग्स के बारे में साशंकता होती है कि ये ड्रग्स यहाँ पे ये घटक ये कल्प में होना चाहिए या श्रीफल गंभारी लेना चाहिए या श्रीफल आमल की लेना चाहिए या श्रीफल नारिकेल लेना चाहिए। ऐसी जब सस्पेक्टिविटी होती है तो उस समय भी हम तरह तरह के कॉम्बिनेशन बनाकर पेशेंट में ESR घट रहा है या बढ़ रहा है रादर देन प्रीवियस बिफोर द ट्रीटमेंट, ये ESR हमें जस्टिफिकेशन देता है टू डायग्नोस फॉर द सस्पेक्टिविटी ऑफ ड्रग्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, फॉर द कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस। इवन दशविध परीक्षा भाव से हम एक ही व्यक्ति में एक ही तरह की ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो किसी को हम ज्वर में त्रिभुवन कीर्ति दे सकते, किसी को हम उसकी पित्तज प्रकृति हो तो गुड़ीची घण, या किसी में कफ प्रकृति हो तो चित्रकादी वटी वगैरह, इस तरह से हम दे सकते हैं। यानी डिसीज डायग्नोसिस यहाँ तक तो हम आ जाते हैं, पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए और दशविध परीक्षा भाव के लिए ESR ही बेटर टूल है टू हेल्प एंड टू रिड्यूस द असमवायी कारण, दैट इज द फैक्टर्स ऑफ संप्राप्ति बाय मीन्स द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विद द एक्यूरेसी इन डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिंग द लोअरिंग वैल्यूज इन ESR। इसके द्वारा हमें ESR कि हमारा डायग्नोसिस तो सही है, यहाँ तक तो आ गए, पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही जा रही कि नहीं, विद दैट डायग्नोसिस, विद दैट रुग्ण बलकर भाव, दशविध परीक्षा भाव, इसके द्वारा हमें ESR ही ज्यादा एक्यूरेसी दे सकता है। इट मीन्स टू कंटिन्यू द अपुनर्भव चिकित्सा, ये क्लियर कट दिया है मॉडर्न ने भी और हमारे शास्त्र में भी कि अपुनर्भव चिकित्सा कब तक देनी चाहिए। तो मैं कहूंगा अपुनर्भव चिकित्सा जब तक ESR रिटर्न नहीं आता है नॉर्मल तक, तब तक अपुनर्भव चिकित्सा देनी चाहिए। डेफिनेटली ESR इज द वर्थ इन मेंटेनेंस, ज्यादा पैसे नहीं लगते। 1.75 रुपीज का सिरिंज आता है, EDTA के 2 ड्रॉप्स लगते हैं, 60 रुपीज का EDTA का बॉटल आता है। सिरिंज और EDTA के साथ ESR का जो किट आता है वो तो परमानेंट होता है, वो तो कहीं वेस्ट नहीं जाता है, वो यूटिलाइज हो सकता है। तो इस 2 से 3 रुपए में हम इस ESR के द्वारा 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज हम एक्स्ट्रा चार्ज करके हमारा अर्निंग सोर्स भी बढ़ा सकते हैं और इसके द्वारा हम ये डायग्नोस्टिक टूल उसका इन रिलेशन विद सी रिएक्टिव प्रोटीन, अपुनर्भव चिकित्सा, इन तरह से हम इस ESR को यूज कर सकते हैं। इवन जो स्विट्जरलैंड में जो टेस्ट स्टडी हुए उसमें ESR और आपका कॉग्निटिव लेवल यानी इंटेलिजेंट क्वोशंट जिस व्यक्ति में वो बॉर्डर लाइन तक आता है वो IQ लेवल बढ़िया माना जाता है, और जिस लोगों में
ESR बढ़ता ही नहीं है बॉर्डर लाइन तक, उन लोगों में IQ लेवल कम पाया गया है। इतने सारे रिसर्च, इवन ब्लड, इवन ESR एंड कार्डियोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसमें भी काम चल रहा है। तो कृपया इन चीजों को हम अपने आयुर्वेद के तरीके से, जो मैंने अभी बताया, उस तरीके से लें। एंड it built a confidence in the patient to get rid of the symptom is not just by a सत्वा बजय चिकित्सा। हमें केवल धीर दिया जा रहा है, उससे हम ठीक हो रहे, इस तरह से नहीं है। एक्चुअली on the scale of science, it will be not a by chance and he's getting cured. So that's all from my side regarding ESR and C-reactive protein and its regarding values. Thank you very much अतुल वार्ष्णेय सर एंड आरोग्य भारती मंच। मैं यहाँ पर मेरे 2 शब्द कह पाया, मेरे विचार रख पाया हूँ, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार संदीप जी। हम जैसे कि सबको आशा थी, आपने बहुत नए विषय को छुआ। इस ESR की तुलना हम आयुर्वेद से किस तरीके से कर सकते हैं, इतना मैं समझता हूँ हम सब लोगों को जानकारी नहीं थी। और आम जो कि एक बहुत ही आवश्यक विषय है, जिसकी जानकारी आयुर्वेद के छात्रों के लिए, और आम का अगर ESR से आपने जो कोरिलेट किया, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बहुत बहुत आभार। नमस्ते। और हम लोगों के बीच में अब हमारे अगले वक्ता विनायक जी जुड़ चुके हैं। मैं बहुत आभारी हूँ, विनायक जी हमारे बीच में हैं, आज उन्होंने भी समय हमें दिया है। डॉक्टर अवनीश जी, आप जुड़ गए हैं। आप विनायक जी के लिए कृपया, विनायक नाम डाले, नाम से होगा, उनको अनम्यूट कर दीजिए। मैं थोड़ा उनके वक्तव्य से पहले उनके बारे में लोगों को बताना चाहूँगा। डॉक्टर विनायक जी ने PG तिलक आयुर्वेद कॉलेज पुणे से की है, और he has started analytical solution for different biotechs for Pune and developed formulations for various company। एक कंपनी अपनी चलाते हैं ज्योति बायोटेक नाम से, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर विनायक जी। और कम लोग जानते होंगे, स्किन पे इनका विशेष कार्य है। मैं तो समझता हूँ कि स्किन की सारी लेयर्स को सर ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, और बहुत कम लोग हैं आयुर्वेद के जो इस पे स्किन के कॉस्मेटिक्स पे काम करते हैं। उन कॉस्मेटिक्स पे सर का विशेष काम इस्तेमाल भी किया है। मुझे भी सर की एक क्रीम को इस्तेमाल करने का मौका मिला है, और मैं विनायक सर से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपना लेक्चर दें। डॉक्टर विनायक नाम है जी। थैंक यू। शुरू करूं? यस सर। या थैंक्स अ लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू रोग निदान परिषद, टू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन निदान परिषद। देन थैंक्स टू आरोग्य भारती। हमारे पास समय कम है और सब लोग शायद थोड़ा बहुत थक भी गए होंगे। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। आ रही है सर, आप कंटिन्यू करें, कोई बात नहीं सर। ओके, बिल्कुल। देन आई विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले टेक्नोलॉजी का आयुर्वेद या डायग्नोस्टिक कम्युनिटी पे या मेडिकल साइंस पे बहुत बड़ा असर हुआ है और होता रहेगा आगे चल के भी। उसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल देना चाहूँगा थायराइड। थायराइड टेस्ट 70s में भी होते थे, 80s, 90s और आज भी होते हैं। उनमें काफ़ी सारा अंतर पड़ चुका है कि थायराइड की केसेस हम देख रहे हैं कि बहुत मैनीफोल्ड्स में हमें थायराइड के केसेस मिल रहे हैं। एक्चुअली मेनी ऑफ देम आर नॉट इवन केसेस, दे आर यूथायराइड, जस्ट बॉर्डर लाइन डिफरेंसेस होते हैं। उस तरीके से वो एक्चुअल डिजीज मैनिफेस्टेशन नहीं है। लेकिन ये हुआ क्यों, ऐसा होता क्यों गया, इस पर थोड़ा सा गौर करना बहुत ज़रूरी है। थायराइड के टेस्ट जो पहले के ज़माने में होते थे 90s में 80s में, वो रेडियो इम्यूनो एस्से पे बेस्ड थे। रेडियो इम्यूनो एस्से का मतलब है उसमें रेडियो आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता था जो भाभा एटॉमिक की तरफ से आता था, आयोडीन 131। वो आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव इस्तेमाल करके हम थायराइड का टेस्ट करते थे। उस ज़माने में थायराइड के टेस्ट बहुत ही कम होते थे। देन वी गेट टू द एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। तो उसमें एंटीबॉडी एंटीजन थायराइड हार्मोन के मॉलिक्यूल के साथ उसकी एंटीबॉडी का रिएक्शन करवाया जाता था और इलिजा मशीन में हम उसे रीड करते थे। दैट वाज आल्सो क्लम्पी टेस्ट, रिलेटिवली इनएक्यूरेट। उसके बाद जैसे मोबाइल का जनरेशन आया, ब्लैक एंड व्हाइट कलर, 3G 4G और अब 5G, उसी तरह
उसके बाद आया CLI, केमिकल इल्यूमिनेशन, दैट इज CLI और केमिलोम्स। केमिलोम्स में होता था यूं कि एक थायराइड हार्मोन मॉलिक्यूल के साथ एक इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी का रिएक्शन करवाया जाता था और उस रिएक्शन के दौरान एक फोटोन इमिट होता था और वो फोटोन को डिटेक्ट करने के लिए एक सिंगल फोटोन डिटेक्ट होता है, SPD होता है। तो CLI की वो फर्स्ट जनरेशन थी। इस जनरेशन में ये एडवांटेज था कि योर काउंटिंग एक्यूरेसी हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। आपका जो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी थी थायरॉक्सिन मॉलिक्यूल को, T3 या T4 को या फिर TSH को जांचने की काबिलियत थी वो कई गुना बढ़ गई। उसके बाद नए जनरेशन आ गए, दैट इज थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन टेस्ट। इसमें थायरॉक्सिन के मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल काउंट करने की काबिलियत उन मशीन में आ गई, तो उनकी कॉस्ट भी उसी तरह नीचे 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 चली गई। पहले के ज़माने में लगभग 700-800 रुपए। इन 2001-2002 थायराइड वाज कॉस्टिंग 700 to 800, right? Now it costs less than 100 in some centers, which are not so much accurate. I think it's not so. There are some quality norms, but Chinese reagents have entered, so cost has gone down, but accuracy and faithfulness of the test has also going down. So technology का असर डायग्नोसिस पे हुआ। इस पे आयुर्वेद पर इसका क्या असर हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा पैमाने पे थायराइड के केसेस मिलने लगे, पेशेंट भी आने लगे फाइल लेके। कोई इनिशियल कंडीशन में आता था, कोई लेट कंडीशन में आता था। सर आवाज आ रही है? अतुल सर, अतुल सर आवाज आ रही है? अतुल सर म्यूट हो चुके हैं। ओ अतुल सर अपने आप को अनम्यूट करिएगा। अतुल सर आवाज नहीं आ रही है सर की।